हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाले स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो होपफुली सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे पेपर 2 के गाइस पहले टॉपिक से। कुछ हमारे कोर्सेज हैं जिसके बारे में मैं लेक्चर के एंड में आपको बताऊंगा। जिन स्टूडेंट्स को कोर्सेज के बारे में जानना है तो एंड में सुन लीजिएगा। तो अपन अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, गवर्नर्स के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि गवर्नर की पावर वगैरह क्या होती है और कुछ आर्टिकल्स के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। राइट, एक कॉन्ट्रोवर्शियल रोल हम लोग को गवर्नर्स का देखने को मिलता है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने डिस्क्राइब किया है वेस्ट बंगाल के गवर्नर को कि ये केंद्र के व्यक्ति हैं। और पॉलिटी पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है कि ये झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है। गवर्नर जो है उन्हें सेंटर का एजेंट कहा जाता है। राइट, केंद्र का एजेंट कहा जाता है। केंद्र की तरफ से वो वहां पर एस्टैब्लिश्ड होते हैं क्योंकि केंद्र ही उन्हें, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उन्हें अपॉइंट करती है वाया प्रेसिडेंट। राइट, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है ही ऑलरेडी। पॉलिटी की क्लासेस आपने ली होंगी तो आपको ये पूरी चीज बहुत अच्छे से मैंने बताई भी थी जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे फेडरलिज्म के टॉपिक को, फेडरल सिस्टम ऑफ कंट्री के टॉपिक को, यानी कि हमारी कंट्री का जो फेडरल सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम है, इसके बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे। और मैं अपनी इस करंट अफेयर्स की रेगुलर क्लासेस में भी कई बार डिस्कस कर चुका हूं। और जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, एक चीज दिमाग में डाल लेना, गवर्नर जो होते हैं गाइस वो सेंटर के हम लोग को एजेंट देखने को मिलता है। और बाकायदा लक्ष्मीकांत की पॉलिटी में यही वर्ड बिल्कुल लिखा हुआ है कि गवर्नर जो है वो सेंटर के एजेंट है। राइट, तो ये बिल्कुल गलत नहीं कहा वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने। और चीफ मिनिस्टर और काफी सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उन्होंने लिखित में ऑनरेबल प्रेसिडेंट को दिया, डिमांड करी कि वहां से वेस्ट बंगाल से गवर्नर को हटा दिया जाए। राइट, तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिली। बट ये सब चीजें आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 153 कि आर्टिकल 153 क्या कहता है कि गवर्नर फॉर ईच स्टेट, देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। हर एक स्टेट के अंदर एक गवर्नर होने चाहिए। राइट, हर एक स्टेट के अंदर एक राज्यपाल होने चाहिए और एक व्यक्ति अपॉइंट किए जा सकते हैं गवर्नर के तौर पर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए भी। तो क्या हर स्टेट के लिए एक गवर्नर होगा और 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के लिए भी एक गवर्नर हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, जो कि जो है वो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के गवर्नर हो सकते हैं। यानी कि एक सिंगल पर्सन 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के भी गवर्नर हो सकते हैं। ये प्रोविजन भी हम लोग को यहां पर देखने को मिलता है। ये चीज बिल्कुल क्लियर रखो। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है आर्टिकल 153 में कि 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल जो है वो नियुक्त किया जा सकता है।
तो ये चीज आप ध्यान में रखना। और अगर पूछ रहा है कि ये चीज किस आर्टिकल में लिखी है, तो आर्टिकल 153 अनुच्छेद 153 आपको क्लियरली पता होना चाहिए विदाउट एनी डाउट। गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, बिल्कुल क्लियरली याद रखना, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और ऑनरेबल प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं जो व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, मतलब कि अल्टीमेटली ये हम लोग देख रहे हैं ये लिंक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है वो गवर्नर को चूज करती है और वो नाम दे देती है प्रेसिडेंट को कि इस फलाना व्यक्ति को गवर्नर बनाना है, फिर प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को अपॉइंट कर देते हैं एज अ गवर्नर के तौर पर। तो ये क्लैरिटी बिल्कुल अच्छे से आपको रखनी है। गवर्नर के हम लोग को ड्यूअल रोल देखने को मिलते हैं, दो रोल्स होते हैं गवर्नर के। एक तो वो स्टेट के, उस राज्य के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, राइट, और वो बाउंडेड है, देखिए बाउंडेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उस स्टेट के, उनकी एडवाइस पर, यानी कि जैसा उस स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहेंगे वैसा वहां के गवर्नर को करना पड़ता है एज पर रूल। बट हमें देखने को मिलता है कि गवर्नर जो है वो कई केसेस में ऐसा नहीं करते हैं, वो सेंटर जैसा चाहती है वैसा करते हैं, राइट। और दूसरा इसका रोल हम लोग को गवर्नर का क्या देखने को मिलता है, तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक वाइटल लिंक का ये काम करते हैं, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। फिर आर्टिकल 157 और आर्टिकल 158 में लिखा हुआ है कि गवर्नर की पोस्ट के लिए जो है वो क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होंगी, राइट। तो उसके बारे में आर्टिकल 157 158 में मेंशन्ड है। और गवर्नर के पास काफी सारी पावर होती है, क्षमादान की पावर होती है, दंड विराम की पावर होती है, पार्डन रिप्राइव्स की पावर होती है, राइट। ऐसी पावर गवर्नर के पास होती है कि अगर कोई कैदी है तो उसकी सजा को कम करना है, तो वो पावर हम लोग को गवर्नर के पास देखने को मिलती है, राइट। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के साथ जो है वो एडवाइस करते हैं गवर्नर को, और गवर्नर उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग जो है वो काम करते हैं। बट गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशन भी मौजूद होते हैं, इसके बारे में आर्टिकल 163 कहता है। अब डिस्क्रिशन का मतलब कि वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी एडवाइस फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और बोथ, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखो कि गवर्नर के पास खुद का भी डिस्क्रिशन होता है, यानी कि अपनी मर्जी से भी वो अपने पावर को एंजॉय कर सकते हैं। गवर्नर जो है वो अपॉइंट करते हैं किनको, चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स को। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स को किसके द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है, तो गवर्नर अपॉइंट करते हैं। बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना, ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। और गवर्नर जो है वो क्या करते हैं गाइस, बिल आता है, अब देखो बिल्कुल सेम चीज जो पार्लियामेंट के अंदर हमें देखने को मिलती है। पार्लियामेंट के अंदर एक हाउस पर बिल रहता है, जैसे कि लोकसभा के अंदर बिल प्रेजेंट हुआ, पास होकर राज्यसभा के पास जाएगा, फिर कहां पर जाएगा, फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट उस बिल पर एसेंट देंगे, तब जाकर वो कानून बनेगा। यही प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। अब इस केस में भी, स्टेट के केस में भी, जिस स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली से लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा और फिर वहां से ऑनरेबल गवर्नर के पास चला जाएगा उस स्टेट के, फिर गवर्नर जो है वो उस बिल पर एसेंट दे देंगे। और जिस स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, डायरेक्ट वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली से वो बिल जो है वो चला जाएगा गवर्नर के हाथ में, और गवर्नर उस बिल पर एसेंट दे सकते हैं या फिर रोक भी सकते हैं। बिल को रिजर्व भी करके रख सकते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। कई बिल्स ऐसे होते हैं स्टेट के अंदर जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है नहीं नहीं रुक जाओ, अभी पास मत करना, राइट। तो गवर्नर क्या बोलते हैं कि हमें इस बिल को अभी रखना है, हम प्रेसिडेंट को दिखाएंगे, फिर प्रेसिडेंट जो विचार करेंगे, राइट, जैसा चाहेंगे वैसा होगा, राइट। तो ये अपने पास बिल को रिजर्व करके रख लेते हैं। तो ये इनकी कुछ पावर हम लोग को देखने को मिलती है, उनमें से उनकी डिस्क्रिशनरी पावर में से एक पावर इसको भी कहा जाता है कि ये बिल अपने पास रिजर्व करके रख लेते हैं। बट इसके बारे में एक अलग आर्टिकल बात करता है जो कि आर्टिकल 200 है, ठीक है। तो ये सब आर्टिकल्स आप ध्यान में रखना, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि बताओ ये फलाना आर्टिकल किससे एसोसिएटेड है। कई बार मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट पेयर, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं और बन चुके हैं। तो बिल्कुल अच्छे से ये चीज ध्यान में रखना। और कॉन्सेप्ट, सिविल सर्विसेज इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। आपको पता होना चाहिए कि बिल जो है किस हाउस में आया है, किस हाउस से कहा जाएगा वो, और किस प्रकार से कानून बनेगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर, टॉपिक फिनिश। फिर सिर्फ आपको उसको बस आर्टिकल को रिमेंबर करना है कि किस आर्टिकल में ये चीज कही गई है। बट एक बार जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो मेंस आपकी मुट्ठी में, और आपको मेनली फाइट करनी है मेंस के लिए, क्योंकि आप देखो मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट जो आपका इंटरव्यू है उसी के मार्क्स इंक्लूड होते हैं और वही आपको रैंक प्रोवाइड कराता है, राइट। तो आप अपने जनरल स्टडीज को स्ट्रांग बनाओ, आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा रखो, क्योंकि दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। कि कॉन्सेप्ट जितना अच्छा रहेगा, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट, ये मेंस के अंदर आपको आगे कर जाएंगे। और बाकी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ, देखो प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन अलग अलग नहीं होती है, एक ही प्रिपरेशन होती है। जैसे कि अभी आप ये पूरी चीज पढ़ रहे हैं, मैंने भी आपके गवर्नर को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर किए पूरे, राइट, कि गवर्नर जो है वो किस अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। जैसे कि एड और एडवाइस की हमने बात करी कि बाउंडेड है वो चीफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस के साथ। बट मैंने आपसे ये भी कहा कि प्रैक्टिकल सिनेरियो में ऐसा नहीं होता। जैसे कि इन्हें, गवर्नर को जो है वो कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। बट एक्चुअल में क्या हम लोग को देखने को मिलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है
नाम और उस नाम को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, मतलब कहीं ना कहीं मेन जो खेल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। और जहां ये आपकी क्लियर है, बिल्कुल पिक्चर माइंड में क्लियर है, वहां आपको कोई नहीं रोक सकता आंसर लिखने में, चीजों को समझने में। प्रीलिम्स में काफी सारे स्टेटमेंट आते हैं कंफ्यूजिंग, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कंफ्यूज कभी नहीं होगे, राइट। और कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर। मुझे पता है कि आप सभी लोग तैयारी कर रहे हो और अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए। मुझे पता है हर दिन लगता है कि अरे यार डिफिकल्टी आ रही है, हर दिन लगता है, बट डोंट वरी, रेगुलर रहो, कंसिस्टेंट रहो, एग्जाम आपका निकलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। बट हाँ, मेहनत करते रहो, मेहनत पे कमी मत छोड़ो, ठीक है। और बाकी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े आर्टिकल्स वगैरह ध्यान में रखने हैं बस। और ध्यान में कैसे रखने हैं, आप बोलोगे सर याद नहीं होते, क्या करें? कुछ मत करो, 3 से 4 बार बस आंखों के सामने से गुजारो उस चीज को, और वो भी फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ। 5वीं बार में जब 4 ऑप्शन आपके सामने आपको दिखाई देंगे, आपको पता लग जाएगा कि चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। प्रीलिम्स में क्या है, आपके सामने ही आंसर लिखा है। आपने अगर किसी टॉपिक को 3 से 4 बार पढ़ लिया तो आपके सामने वो 4 ऑप्शन आप मार्क कर जाओगे। दैट इज फॉर श्योर। यकीन नहीं आया तो कर देख लेना, राइट। और एक्सपीरियंस भी है, इतने सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, गाइड किया है, राइट। तो आप इसी के अकॉर्डिंग चलो। अब देखो कुछ कंट्रोवर्सीज की बात करते हैं, जैसे कि केंद्र जो है वो गवर्नर के थ्रू अब्यूज करता है पावर को, गवर्नर की, यानी कि कुल मिलाकर गवर्नर जो है वो किसकी मतलब किसके डायरेक्शन को निभाते हैं, केंद्र के डायरेक्शन को निभाते हैं। तो कहीं ना कहीं यह भी कहा जाता है कि इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो हमारे जो फेडरल सिस्टम को एक प्रकार से यूनिटरी बना देती है। यूनिटरी में हम लोग को क्या चीज देखने को मिलती है यूनिटरी सिस्टम के अंदर, कि एक ही पर्टिकुलर पावर, एक ही पावर जो कि पूरी टेरिटरी पर रूल कर रही है, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी, राइट। एक पावर पूरी टेरिटरी पर रूल कर रही है, राइट। तो कहीं ना कहीं से यह भी देखने को मिलता है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल में हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोग को नजर आती है, राइट। बट यहां पर क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि स्टेट्स के पास अलग पावर होगी, स्टेट के पास अलग लिस्ट हम लोग को देखने को मिलेगी जिस पर वो ज्यूरिसडिक्शन उनका होगा, क्षेत्र अधिकार उनका होगा। बट गवर्नर के थ्रू, क्योंकि देखो अल्टीमेट हमने क्या देखा कि गवर्नर अगर किसी पर्टिकुलर बिल को पास करेंगे तभी वो बिल कानून बनेगा, बात समझ रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज हम लोग को कई बार देखने को मिलती है और कई बार ये कंट्रोवर्सी में चीजें आ जाती हैं गवर्नर की पोस्ट, कि ये अननेसेसरली पावर जो है उसका गलत उपयोग कर रहा है। मतलब कि केंद्र के हाथ में पूरा पावर है कि केंद्र जो है वो गवर्नर के थ्रू जो है वो अपना काम करवा रहे हैं। अभी आगे चल के आपको समझ में आएगा कि इनको कठपुतली भी कहा जाता है, पपेट कहा जाता है गवर्नर को, सेंटर का। और ये बिल्कुल पिक्चर क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, राइट। बिल्कुल चीजें यही ऐसी ही हम लोग को देखने को मिलती है। बायस्ड आइडियोलॉजी, बायस जैसा वो चाहेंगे वैसा वो कर सकते हैं। इनके पास काफी सारी डिस्क्रिशनरी पावर होती है। कहने को तो कहा जाता है कि इनको अपनी डिस्क्रिशनरी पावर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो है वो करनी चाहिए, इस्तेमाल करनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है कई सेंसेस में। ये बिल्कुल चीज क्लियर है। और ये सब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये सब हम लोग को कंट्रोवर्सीज देखने को मिलती है गवर्नर के रोल से रिलेटेड, उनकी भूमिका से रिलेटेड, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जाती है। और जो इस न्यूट्रल सीट का जो मैंडेट हम लोग को देखने को मिलता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के अगेंस्ट हम लोग को, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के अगेंस्ट नजर आता है कि गवर्नर को एक न्यूट्रल की तरह काम करना चाहिए, सेंटर के एजेंट की तरह काम नहीं करना चाहिए। तो वो पिक्चर जो है वो अलग ही काफी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। इसके अलावा पपेट रूलर, जैसा मैंने आपको बताया कि पपेट हम लोग को ये देखने को मिलता है। इसके वेरियस एग्जांपल्स हैं, यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनी सच एग्जांपल कि कहां पर कैसा हुआ, क्या हुआ, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं। पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर जो है वो उनसे रिलेटेड क्या क्या कॉन्ट्रोवर्सी है, पपेट रूलर कॉन्ट्रोवर्सी, सेंटर के एजेंट कॉन्ट्रोवर्सी। तो इस प्रकार से पूरी पिक्चर आप पॉइंट वाइज अपने दिमाग में रखो, क्योंकि जहां आपने मेंस में ऐसे पॉइंट डाल दिए लिखकर, वहीं आपका आंसर जो है वो क्वालिटी वाला हो जाता है, राइट। इसके अलावा काफी सारे इंसिडेंट्स ऐसे हम लोग को देखने को मिले हैं, राइट, जैसे कि एजेंट ऑफ सेंटर, पपेट, रबर स्टैम्प, राइट। तो ये सब चीजें डिस्क्राइब की जाती है गवर्नर के लिए, राइट। तो कहीं ना कहीं उसकी भूमिका ऑलरेडी हम लोग को नजर आ रही है, कंट्रोवर्शियल देखने को मिल रही है। इसके अलावा पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को ये फेवर करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेंटर में कोई और पार्टी रूलिंग पार्टी है और केंद्र में उन्होंने गवर्नर को अपॉइंट कर दिया, राइट। अपोजिशन पार्टी हम लोग को सॉरी स्टेट के अंदर अगर बात करें हम लोग, जैसे कि केंद्र में एक पॉलिटिकल पार्टी है एक्स, अब किसी स्टेट में वाई पॉलिटिकल पार्टी है, राइट, और वहां पर गवर्नर जो है वो उनको अपॉइंट कर दिया, राइट, सेंटर ने। अब ऑब्वियस सी बात है कि वहां उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर पूरा कंट्रोल कहीं ना कहीं से इनडायरेक्ट कंट्रोल सेंटर की तरफ से हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज हम लोग ने समझी थी। और देखो आपने पॉलिटी का कोर्स लिया होगा तो मैंने आपको बताया भी है कि ऐसी चीज इंपॉर्टेंट भी होती है कई बार, क्योंकि गवर्नर जो होते हैं और इवन सेंटर का जो रोल हम लोग को गवर्नर के थ्रू देखने को मिलता है, इसको भी हम नकारेंगे नहीं। ये भी अगर आप लिखना चाहो आपके मेंस में तो ये भी लिख सकते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय ये सब चीजें जो फिक्स करी थी, राइट, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे ये भी रीजन था कि स्टेट जो है, राज्य जो है,
वो अपनी मनमानी चलाना शुरू ना कर दे, उनके ऊपर गवर्नर एक आंख की तरह, केंद्र के आंख की तरह काम करे। राइट, बात समझ रहे हो आप? जैसे कि स्टेट को अगर हम पूरी तरह से स्टेट को छोड़ देंगे तो वो, अगर गवर्नर वहां पर नहीं होंगे क्रॉस चेक करने के लिए, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाकर, जो हमारा जो मेन कोर जो प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन के देखने को मिलते हैं, उसके बाहर जाकर अपनी मनमानी करने लगे। तो उसके लिए गवर्नर रहते हैं ये सब चीजें चेक करने के लिए, देखने के लिए कि स्टेट कोई अगर बिल पास कर रही है तो कहीं उस बिल से इस कंट्री के फेडरल स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, कहीं स्टेट जो है वो कुछ ऐसे कानून तो नहीं बना रही है कि जो कि जैसे कि जो इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है और जो पूरा स्ट्रक्चर जो हमारा इंडिया का देखने को मिलता है, तो वो अगर कहीं खराब ना हो। राइट, ये सब चीजें देखी जाती है, ये सब कुछ पॉइंट्स है जो आपको समझने वाले बहुत जरूरी है। राइट, तो ये वाली चीज आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखो कि ये जो बॉडी है, ये कहीं ना कहीं इसके इस आर्टिकल के अंदर नेगेटिव चीजें तो मेंशन्ड है, बट मैंने भी आपको ये पॉजिटिव चीज बताई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया कि गवर्नर जो होंगे वो एटलीस्ट देखेंगे, चेक करेंगे कि यार वहां पर जो सिस्टम जो चल रहा है वो ठीक है कि नहीं। राइट, तो ऑब्वियस ही बात है। इसके अलावा मिसयूज ऑफ पावर, जैसा कि आपको पता है कि गवर्नर जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि वहां पर स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दो, और जहां प्रेसिडेंट रूल इंपोज होता है स्टेट में जो मौजूद जो सरकार होती है वो गिर जाती है, आपको पता होगा, सस्पेंड हो जाती है। राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, और कई बार हम लोग को ये पॉलिटिकल सिनेरियो में देखने को मिलता है। देखो कई केसेस में हम लोग को प्रेसिडेंट रूल ऐसे भी देखने को मिले हैं जहां पर कोई भी ऐसी इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं हुआ था, बावजूद उसके प्रेसिडेंट रूल इंपोज करके वहां की सरकार गिरा दी गई। तो इस प्रकार के एक्शन जो है वो ऑलरेडी पास्ट में कई बार आ चुके हैं। राइट, तो इसलिए ये छवि जो है वो बन गई है कि पावर का मिसयूज जो है वो गवर्नर कर देते हैं। और भी काफी सारे जैसे कि रिकमेंडेशंस हम लोग को देखने को मिले, जैसे कि पुंछी कमीशन, तो ये चीज आप ध्यान में रखना, 2010 की इन्होंने रिकमेंड किया था कि गवर्नर के इंपीचमेंट के लिए एक प्रोविजन ला दिया जाए, स्टेट लेजिस्लेचर के पास एक प्रोविजन दे दिया जाए। राइट, वहां की स्टेट की लेजिस्लेचर जो है वो गवर्नर को हटा सके, ऐसा कुछ प्रोविजन शामिल कर दिया जाए। तो पुंछी कमीशन ने ये चीज कही थी। राइट, इसके अलावा स्टेट के चीफ मिनिस्टर को साथ में रखना चाहिए जब भी किसी गवर्नर को अपॉइंट करना है, यानी कि उनके डिसीजन या उनके मत भी शामिल होना चाहिए। राइट, उनकी चॉइस भी शामिल होनी चाहिए, उनको भी जो है वो उस कमिटी में शामिल करो, जो कमिटी नाम डिसाइड कर रही है कि गवर्नर जो है वो कौन होंगे। राइट, वैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही ये करते हैं, केंद्र के मतलब जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो वो डिसाइड करते हैं, बट उसमें ऐसा कोई कमेटी बना दो जिसमें चीफ मिनिस्टर भी वहां पर पार्टिसिपेट कर सके। राइट, गवर्नर को चूज करने के लिए। इसके अलावा आर्टिकल 356 के उपयोग पर भी पुंछी कमीशन ने 2010 की ये रिकमेंड किया था कि आर्टिकल 355 और आर्टिकल 366 जो है उसे अमेंड कर देना चाहिए। राइट, कि जिससे कि डायरेक्टली गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को बोलकर, राइट, यानी कि प्रेसिडेंट को एडवाइस देकर या रिकमेंड करके जो है वो प्रेसिडेंट रूल ना इंपोज करें। राइट, उसके पीछे जो है वो पूरा एक प्रक्रिया होनी चाहिए, प्रोसेस होनी चाहिए, और वो प्रोसेस वहां की उस स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर होनी चाहिए। राइट, या फिर हम लोग को देखने को मिलता है कि पार्लियामेंट के अंदर जो हमारा राज्यसभा हम लोग को देखने को मिलती है, राज्यसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारी कंट्री के जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हम लोग को यहां पर देखने को मिलते हैं। तो राज्यसभा के पास पावर होनी चाहिए, राइट, कि किसी स्टेट के अंदर इमरजेंसी इंपोज करनी है कि नहीं करनी, तो उस पर डिसीजन राज्यसभा ले ले। राइट, अगर स्टेट लेजिस्लेचर को डिसीजन नहीं मतलब देने देना चाह रहे हैं तो राज्यसभा को डिसीजन लेने को दिया जाए। तो ऐसे रिकमेंडेशन सामने आए। सरकारिया कमीशन 1988 इन्होंने भी कहा कि ये जो आर्टिकल 356 है इसको रिकमेंड किया कि बहुत ही रेयर केस में जो है वो इसका उपयोग किया जाए, और तभी किया जाए जब वहां पर उस स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो जाए, मतलब कि वहां पर सरकार जो है वो प्रॉपर तरीके से उस स्टेट में मौजूद जो इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गए हैं तो उसको मैनेज नहीं कर पा रही है, या फिर प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो स्टेट जो है वो काम नहीं कर पा रही है, तब उस कंडीशन में जो है वो इंपोज कर दो आप इमरजेंसी को। राइट, तो ये चीज सरकारिया कमीशन ने भी कही थी। रिकमेंडेशन ARC के 1968 के सामने आए थे, राज मन्नार कमेटी 1971 के रिकमेंडेशन थे, और जस्टिस वी चेलिया कमीशन 2002 में भी इन्होंने रिकमेंडेशन कुछ इसी प्रकार का दिया था। और देखो आर्टिकल 356 के तहत एक बार एक जजमेंट भी सामने आया था 1994 में, SR बोमई का मामला हम लोग को देखने को मिला था। इस मामले के तहत केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों की मनमानी बर्खास्तगी को समाप्त कर दिया गया था। एंड टू द आर्बिट्ररी डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो मतलब अपनी मनमानी के थ्रू जो है वो बर्खास्त कर देती है, एंड कर देती है। राइट, यानी कि सरकार गिरा देती है आर्टिकल 356 का उपयोग करते हुए। इस वर्डिक्ट ने यह बोला कि असेंबली का जो फ्लोर है, मतलब कि विधानसभा ही एकमात्र ऐसा मंच है
जहां तत्कालीन सरकार के बहुमत का परीक्षण करना चाहिए, ना कि राज्यपाल की व्यक्तिपरक राय के आधार पर। मतलब कि जो सब्जेक्टिव ओपिनियन जो गवर्नर का होता है, गवर्नर बोलते हैं कि यहां पर इस स्टेट के अंदर आर्टिकल 356 लगा दो, और वहां पर सरकार 356 लगी मतलब सरकार सस्पेंड हो गई, पूरा कंट्रोल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चला गया, राइट। तो ये वाली चीज जो है वो क्या होती है, ये वाला गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को बोलते हैं और फिर वहां पर 356 लगा दी जाती है, राइट। तो इन्होंने कहा यहां पर इस जजमेंट के अंदर कि स्टेट की जो असेंबली है वो एकमात्र ऐसा फोरम होना चाहिए कि जो डिसाइड करे वहां पर सरकार की मेजोरिटी को, और तब जाकर वहां की सरकार को डिसमिस किया जाए, ना कि सिर्फ एकमात्र गवर्नर के कहने पर, गवर्नर की राय पर। इस चीज को समझो, राइट। और ये डिस्क्रिशनरी पावर हम लोग को देखने को मिलती है गवर्नर की, उस पर भी एक मामला सामने आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में नबम रेबिया जजमेंट हमें देखने को मिलता है, नबाम रेबिया जजमेंट, ये मामला हमें देखने को मिला था, जिसमें गवर्नर जो अपनी डिस्क्रिशन का उपयोग करते हैं आर्टिकल 163 के तहत, वो लिमिटेड है, और उनकी चॉइस जो है कार्य करने की, एक्शन लेने की, वो आर्बिट्ररी या फिर फैंसीफुल नहीं होनी चाहिए। यानी कि राज्यपाल की कार्रवाई जो है वो उनकी मनमानी या फिर काल्पनिक तथ्यों के आधार पर नहीं होनी चाहिए, जो एक्चुअल में जो ट्रुथ है उसी के अकॉर्डिंग उन्हें राज्यपाल को काम करना चाहिए। तो ये सब एडवाइसेस हैं, बट रियलिटी में जो होता है वो एट प्रेजेंट वही चलता है कि गवर्नर जैसे ही एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ने अगर इंपोज कर दिया तो वहां की सरकार जो है वो सस्पेंड हो जाती है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर रखना है। और गवर्नर का जो डिस्क्रिशन जो है गाइस, वो सिर्फ उन्हीं का ही डिस्क्रिशन होता है, मतलब कि कुल मिलाकर उनका प्योर डिसीजन होता है। तो ये चीज ऐसी होनी चाहिए कि गवर्नर सेंटर के इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन ना ले। अगर किसी स्टेट के अंदर, जैसे मान के चलो कि उस स्टेट के अंदर अगर इमरजेंसी इंपोज करनी है, तो गवर्नर रियलिटी में चीजों को देखे, इंपार्शियल तरीके से, एफिशिएंट तरीके से काम करे, जुडिशियसली तरीके से काम करे, रियलिटी में देखे कि अगर वहां पर वाकई में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हुआ है, वहां पर वाकई में अगर सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है, अगर वहां पर कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ है जिसको अगर वहां की सरकार मैनेज नहीं कर पा रही है, तब तो वहां पर प्रेसिडेंट को एडवाइस करके 356 इंपोज कर दिया जाए, वरना ना किया जाए। मतलब कि कुल मिलाकर बात यह है कि केंद्र के इन्फ्लुएंस में आकर गवर्नर फैसला ना ले। अगर ऐसा होगा तब चीजें ठीक रहेंगी। साथ ही साथ फेडरलिज्म को हमें मजबूत बनाना है, स्ट्रेंथन करना है, राइट। जैसे हमारी जो कंट्री है गाइस, हम लोग बोलते हैं, एक टर्म हम लोग यूज करते हैं क्वाजी फेडरल, कि हमारी कंट्री जो है वो क्वाजी फेडरल है, और वैसे रियलिटी में तो एक प्रकार का फेडरलिज्म है, बट थोड़ा यूनिक टाइप का है। क्योंकि आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पता होगी, आपने लक्ष्मीकांत में अगर गौर से पढ़ा होगा तो उसमें ये चीज बकायदा क्लियर लिखी हुई है कि हमारी कंट्री के अंदर जो फेडरलिज्म है ये एक यूनिक तरीके का हम लोग को फेडरलिज्म देखने को मिलता है, और ऑटोमेटिकली बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए हमारी कंट्री फेडरल से जो है वो यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाती है, बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए। तो आप बताओ ये कौन से फीचर की मैं बात कर रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बिना अमेंड किए फेडरल सिस्टम जो है वो यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। फेडरल और यूनिटरी का मतलब पता है ना आपको? यूनिटरी में मतलब सिंपल सी चीज ध्यान में रखो कि सिर्फ केंद्र सरकार का राज चलेगा पूरी टेरिटरी में। फेडरल का मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों है, राइट। तो अब ऐसा कौन सा फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जरा बताओ मुझे, कि जो कि बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिटरी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट चली गई और पूरा कंट्रोल किसके हाथ में चला गया? केंद्र सरकार के हाथ में चला गया। मतलब कि एक सिंगल गवर्नमेंट जो कि कंट्रोल कर रही है टेरिटरी को। बताओ, मैंने आपको पॉलिटी की क्लासेस आपने ली होंगी मेरी, तो उसमें मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं सभी लोग कि ये जो प्रोविजन अभी इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इमरजेंसी एक ऐसा प्रोविजन है जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जाता है। बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि पूरी पावर किसके हाथ में चली गई? केंद्र के हाथ में चली गई। इस तरीके के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बनते हैं और इस तरीके का माइंडसेट और क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, राइट। तो ये वाली चीज है। तो क्या है कि फेडरलिज्म को मजबूत करो, राइट। गवर्नर का ऑफिस जो है वो मिसयूज ना करे, पूरी चीजों को उसको चेक करो, राइट। और एक मतलब बहुत आवश्यकता है फेडरल सेटअप को मजबूत करने की, क्योंकि फेडरल सेटअप मजबूत नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फिर वो वीक पड़ने लगेंगे, और ऑब्वियस सी बात है कि ऐसी चीज जब होगी तो एक यूनिटरी कंट्री हमारी बनने लगेगी फेडरल कंट्री की जगह, राइट। तो ये चीज है। और जो मेन जो चीज हम लोग को, मेन जो प्रिंसिपल या फिर बेसिक कोर प्रिंसिपल जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देखने को मिलता है वो फिर खत्म हो जाएगा, राइट। वो खतरे में हम लोग को देखने को मिलेगा। और इस रिगार्ड में एक इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए, और जो रोल है राज्यसभा का, जिसे हम लोग चैम्बर ऑफ फेडरलिज्म कहते हैं, राइट, तो उसको मजबूत करना चाहिए। वो चीज जो मैंने भी आपको बताई
कि इमरजेंसी का फैसला लेने के लिए या स्टेट से रिलेटेड कुछ फैसला लेने के लिए अथॉरिटी जो है वो राज्यसभा को दे देनी चाहिए या फिर इंटर स्टेट काउंसिल को अथॉरिटी दे देनी चाहिए, राइट। साथ ही साथ रिफॉर्म्स, कुछ सुधार जो है वो लाने चाहिए गवर्नर के अपॉइंटमेंट में, राइट। जैसे कि मतलब गवर्नमेंट के गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार जो है, वो एक पैनल तैयार करे, वो एक नाम दे दे कि चलो इन 4-5 व्यक्तियों का नाम दे दे, इन व्यक्तियों का नाम फॉरवर्ड कर दे प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट जो है वो उन व्यक्तियों के नाम में से चुन ले किसी एक व्यक्ति को गवर्नर के तौर पर। या फिर हमें देखने को मिलना चाहिए कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका रोल होना चाहिए एक्चुअल में गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए या नॉमिनेट करने के लिए नाम को। अभी हम क्या देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है नाम को, प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट उसके हिसाब से गवर्नर अपॉइंट कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बट एक्चुअल में ये वाली जो चीज यहां पर जो रिकमेंडेशन लिया है, मैं पर्सनली इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि देखो अगर ऐसा होना था तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर ये वाला क्लॉज लाया ही नहीं जाता सेंट्रल गवर्नमेंट को चूज करने का। सेंट्रल गवर्नमेंट को चूज ही इसलिए किया है कि स्टेट जो है वो अपनी मनमानी ना चलाए, उस पर केंद्र जो है वो गवर्नर के थ्रू नजर रखे। तो देखो ऐसा भी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी बॉडी के तहत, फलाना ऑप्शन दे दिए जाएंगे, किस पर्टिकुलर बॉडी के तहत या किस ऑफिस के तहत सेंटर जो है वो इनडायरेक्टली स्टेट के ऊपर निगरानी रखती है, मॉनिटर करती है स्टेट की पूरी एक्टिविटीज को। और अगर ऑप्शन में गवर्नर लिखा हो तो वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखो इस तरीके से आपको तैयारी करनी कि अपने आप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो पूरी चीज अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी, राइट। अब आगे की बात करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट एक होना चाहिए कि कोड ऑफ कंडक्ट का आसान शब्दों में मतलब है ये है कि गवर्नर को क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पूरी चीज जो है वो मेंशन कर देनी चाहिए, राइट। तो ये होता है कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए गवर्नर के लिए, उसमें नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स होने चाहिए कि किस प्रकार से वो अपने डिस्क्रिशन को भी एक्सरसाइज किस प्रकार से करेंगे, यानी कि उनको जो पावर दी गई है मनमानी की, तो कैसे वो उस पावर का इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी क्लियरली इस कोड ऑफ कंडक्ट में मेंशन रहना चाहिए, राइट। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लेकर ये टॉपिक को आपको समझाया। वैसे मैं चाहता तो फटाफट मुश्किल से 5-7 मिनट में ये टॉपिक क्लियर कर देता, बट आई वांट कि हर एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो। और यही मेरा उद्देश्य रहता है कि मेरे साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं तैयारी के दौरान, यानी कि पढ़ाते पढ़ाते ही आपको पूरी चीज रटवा दूं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, कि जिससे कि आप दूसरी बार तो पढ़े तो ऐसा लगे कि आपको सब पता है, आप तो सिर्फ रिवीजन कर रहे हो। और लिटरली मेरे कही गए चीजों के थ्रू अगर आप काम करोगे, जैसा मैं आपको बोलता हूं कि आपको रिवीजन करना है, रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो अभी आपने ये लेक्चर खत्म किया, इस लेक्चर की 25% चीजें आपके दिमाग से उड़ जाएंगी। दैट इज साइंटिफिकली ट्रू, साइंटिफिकली ट्रू। आपको क्या करना है, रात में सोने से पहले एक बार रिवीजन कर देना है, जिससे कि आप मैक्सिमम रिटेन कर पाए। फिर मैंने आपको बताया कि संडे वाले दिन मैं आपको वीकली कंपाइलेशन देता हूं, उसको पढ़ लो। मंथली मैगजीन में आपको देता हूं, मंथ के एंड में उसको पढ़ लो। सिर्फ इतना आपने कर लिया, क्योंकि मैंने इस पूरी चीज को डिजाइन ही इस तरीके से किया है अपने स्टूडेंट के लिए, रेगुलरली जो मेरी बात मानते हैं और जो मतलब फोकस कर रहे हैं सिलेक्शन के ऊपर, सीरियसली तैयारी करने के ऊपर, तो वो इन चीजों को अगर मिस नहीं करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से, कोई नहीं। क्योंकि करंट अफेयर्स तो आपका बहुत मजबूत हो जाएगा और करंट अफेयर्स में से ही आप मान के चलो कि आपका सिलेक्शन होगा, राइट। और इसका तो मैं प्रूफ भी देता हूं। और बाकी आप दूसरे कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करते हैं तो आपका जनरल स्टडीज बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रूव हो जाता है और आपको फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, राइट। चलो एनीवेज आगे की बात करते हैं। अब देखो फिल्म्स की सेंसरशिप की यहाँ पर बात हो रही है। तो देखो आपने कई बार सुना होगा इस चीज के बारे में, अरे यार वो मतलब सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास नहीं किया, इसलिए फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही है, फिल्म जो है वो सेंसर बोर्ड के पास अटक गई है। तो कहीं ना कहीं से इस चीज को सुनकर आपके दिमाग में आ चुका है कि ये एक ऐसी अथॉरिटी की बात हो रही है जो कि हमारी कंट्री के अंदर मूवीज वगैरह जो होती है, फिल्म्स वगैरह जो होती है, उनको पास करती है कि पब्लिक जो है वो उन फिल्म को देख सके, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, क्योंकि ये चेक इसलिए किया जाता है, सर्टिफिकेशन इसलिए किया जाता है कि कहीं फिल्म के अंदर कुछ ऐसा कंटेंट ना हो, ऐसा कंटेंट ना हो जो कि हमारी कंट्री के अंदर दंगे फैलाए या फिर किसी कम्युनिटी के डिस्क्रिमिनेशन के, यानी किसी कंट्री के अंदर कोई कम्युनिटी है उसको डिस्क्रिमिनेट करे। तो ये फलाना चीजें अगर होंगी तो फिर उसे, उस फिल्म को जो है वो रोका जाएगा या उसके पर्टिकुलर सीन्स को काट दिया जाएगा। ऐसा होता है ना कि सेंसर बोर्ड ने इतने फलाना क्लिप्स जो है वो इस फिल्म के काट दिए, राइट। तो वो सब चीजें हमें देखने को मिलती। तो अभी ये इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन्होंने जो है वो पब्लिक से कहा है कि कमेंट दो। इन्होंने एक ड्राफ्ट बिल जो है वो सामने रखा है। ड्राफ्ट वैसे बिल्स जो होते हैं हमारे लिए काम के नहीं होते, क्योंकि हमारे लिए मेन चीज एग्जाम में जो पूछी जाती है वो जब तक कोई बिल कानून नहीं बन जाता, राइट, या फिर हाउस के अंदर प्रस्तुत नहीं हो जाता, तब जो है हमें देखने को मिलता है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ती है। बट अगर जब कोई ड्राफ्ट होता है तो उसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बट फिर भी ड्राफ्ट से हमें आइडिया लगता है कि सरकार क्या काम कर रही है, तो इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। तो ये सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल 2021 हमें देखने को मिल रहा है। इसका ड्राफ्ट जो है वो पब्लिक के सामने रखा है कि पब्लिक जो है वो इस ड्राफ्ट पर अपने कमेंट दे सकती है, अपने ओपिनियन दे सकती है, राइट। और इसके अंदर प्रपोजल रखा गया है कि रिविजनरी पावर जो है,
रिविजनरी पावर जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के ऊपर वो वापस लाई जा रही है। अब इस चीज को बहुत ध्यान से याद रखना, रिविजनरी पावर को, तो इसके बारे में भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो नए बिल के अंदर प्रोसेस लाई गई है कि और भी इफेक्टिव तरीके से फिल्म को सैंक्शन किया जाएगा, यानी कि फिल्म को पास किया जाएगा और इफेक्टिव तरीके से। और साथ ही साथ आज की डेट में पायरेसी का बड़ा इशू है, और वाकई में पायरेसी के इशू से तो मैं भी इतना परेशान हूं, क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। मैं इतना बोलता हूं स्टूडेंट से कि यार अननेसेसरली शेयर मत किया करो पेड कंटेंट को। मैं एक दिन अपने एक कोर्स को देखकर, एक पेड कोर्स को देखकर इतना हैरान हो गया था कि 25% भी उसका, जितने यानी कि उसके अंदर जो व्यूअर्स थे उसके 25% भी मैंने जो है वो मतलब दिए नहीं थे, यानी कि मतलब एक्चुअल में मैंने किसी को एक्सेस 25% लोगों को भी एक्सेस नहीं दिया था, बट मान के चलो कि 75% ज्यादा जो है वो लोगों ने शेयर कर दिए कहीं ना कहीं किसी न किसी को। तो ऐसा मत किया करो यार, पेड कंटेंट ऑलरेडी मैं इतना आप लोग के लिए सस्ता रखता हूँ, राइट। मुझे तो सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए जो है वो मैं पेड कंटेंट को रखता हूँ कि यार जैसे जैसे करके अपना लाइवलीहुड चले, सर्वाइवल चले, राइट। अब उसी में ही लोग जो है वो ऐसा शेयर करते हैं। और देखो मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि मैं अपने कंटेंट को इतना जो है वो कम रखता हूँ, और उसके बावजूद जो लोग ऐसा करते हैं तो वो सही नहीं है। फिर अब सही नहीं है तो उसका मतलब समझ जाओ, और ये बिल्कुल सच बात है, राइट, कि इस तरीके से किसी के साथ नहीं करना चाहिए। आप तो वैसे भी ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हो, राइट, आपको इस तरीके की हरकत किसी के साथ भी नहीं करनी चाहिए जो भी ऐसा कर। मैं ये नहीं कर रहा कि सभी लोग कर रहे हैं, बट जो लोग शेयर वगैरह करते हैं, आपको शायद लगता होगा कि मुझे पता नहीं लगता, बट फिर भी कई कई बार जो है वो मेरे पास आ जाती है, कुछ ईमेल्स वगैरह आ जाते हैं, गलती से लोग उस पर क्लिक कर देते हैं और मेरे पास डिटेल आ जाती है कि कौन जो है वो एक्सेस निकाल रहा है, राइट। बट अब ठीक है, मैं भी कुछ नहीं कहता यार, अब कहूंगा तो किस किस को कहूंगा और कितने लोगों को कहूंगा, इसमें मेरा ही खुद का टाइम वेस्ट होता है। मैं अपने कंटेंट और अपने कंसंट्रेशन पर मेनली फोकस करता हूँ, बट कुछ लोग हैं ऐसी हरकत करते हैं, मत किया करो यार। और क्योंकि मैं खुद इतने प्राइस इतने कम रखें कि सिर्फ जो है वो, क्योंकि देखो ऑब्वियस ही बात है कि हर किसी को अपना घर चलाना है और घर चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, राइट। और मैंने सिर्फ इतना ही रखा है कि जिससे कि सिर्फ नॉर्मल अपना लाइवलीहुड, अपना सर्वाइवल चलता रहे। बट फिर भी वो चीज़ कुछ लोग को पसंद नहीं आती, कुछ लोग शेयर कर देते हैं। सामने वाले को बोल दिया करो यार कि वैसे ही इतना कम है यार, खुद ले ले, राइट। बट फिर भी पता नहीं क्यों होता है। अब चलो ठीक है, दोस्ती यारी निभा लेते हैं कुछ लोग, बट इसका भुगतान जो है वो बहुत गंदा होता है, क्योंकि मैं नहीं देख रहा हूँ, मतलब तो ऑब्वियस ही बात है आप कर लोगे छुप कर, बट ऊपर वाला तो देख रहा है। तो और ऊपर वाले की जो लाठी होती है उसमें आवाज नहीं होती, ऐसे कहते हैं ना, वो सच कहते हैं। चलो एनीवेज, इसकी बात तो मैं करूंगा नहीं। तो इसमें भी फिल्म के अंदर भी पायरेसी का इशू है। अब देखो सलमान खान भी बड़े परेशान थे, उनकी राधे पिक्चर आपको पता होगा, कुछ समय पहले की बात है, उनकी राधे पिक्चर 250 रुपए में उन्होंने ऑफर करी थी ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर, बट वो लीक हो गई। तो उन्होंने, वो भी बड़े दुखी हुए थे और गुस्सा भी हो गए थे। और आपको पता होगा कि काफी सारे ओटीटी यानी कि ये इस प्रकार की फेक एप्लीकेशन होती है ना कुछ कुछ, जो पायरेसी कंटेंट को जो है वो दिखाती है। तो अभी उसमें भी आया था, न्यूज़पेपर में भी आया था, और मैंने भी आपको इस चीज के बारे में बताया था कि उन्होंने काफी सारे जो प्लेटफॉर्म्स है उसको बंद करा दिया, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी। चलो एनीवेज आगे की बात करते हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी सन 2000 में कर्नाटका हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था उसे सही ठहराया था, जिसके तहत मतलब सेंटर की जो रिवीजनल पावर जो है उसको स्ट्रक डाउन किया गया था, राइट, उसको रद्द किया गया था। और साथ ही साथ ये किससे रिलेटेड थी ये रिवीजनल पावर, जो फिल्म को ऑलरेडी सर्टिफाई किया गया है। अब बात को समझना, मैं आपको रिवीजनल पावर जो है वो समझा रहा हूं कि रिवीजनल पावर जो कि इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट के अंदर इसको लाने की बात की गई, ब्रिंग बैक रिवीजनरी पावर, राइट। तो ये रिवीजनल पावर क्या होती है, इसको आप समझो, ध्यान से समझो। एक बार हम लोग को देखने को मिला कि बोर्ड ने, राइट, फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ने एक बार किसी फिल्म को सर्टिफाई कर दिया, पास कर दिया, राइट, कि वो फिल्म जो है वो अब थिएटर पे लग जाएगी। फिर वापस से जो है वो उस फिल्म को लाकर उसे हटाया जाता है कि नहीं नहीं, उसे जो है वो रोकना है, यानी कि उस फिल्म को रोकना है, उसके कुछ पर्टिकुलर कंटेंट को जो है वो काट देना है। तो ऐसा जब होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिविजनरी पावर या रिविजनल पावर, राइट, कि फिर से रिव्यू किया जा रहा है उस सर्टिफिकेशन को, उस फिल्म के सर्टिफिकेशन को देने के बाद फिर से उसको रिव्यू किया जा रहा है। तो जिससे कि उसके सर्टिफिकेशन को रोका भी जा सकता है, चेंजेस भी किए जा सकते हैं, उस मूवी के अंदर कुछ पार्ट्स को काटा भी जा सकता है, राइट। तो वही चीज यहां पर लाने की बात की जा रही है। अब यहां पर लाने की वो चीज क्यों बात की जा रही है, जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने सन 2000 में इसको जो है वो सही ठहराया था, कर्नाटका के डिसीजन को, केंद्र की इस पावर को स्ट्रक डाउन करने के लिए जो कहा था उसको सुप्रीम कोर्ट ने तक जो है वो सही ठहराया था। बट आज की डेट में इस ड्राफ्ट में वापस से रिविजनल पावर क्यों आ गई है, तो देखो गाइस, आज की डेट में जैसे कि अगर पब्लिक अगर कंप्लेन करती है, क्योंकि देखो किसी ना किसी, जैसे कि पद्मावत पिक्चर थी, आपको बताओ कितना इशू उससे रिलेटेड हम लोग को देखने को मिला था। कहा था कि दीपिका की नाक काट दी जाएगी, इस प्रकार से कुछ कम्युनिटी जो है वो कह रही थी, राइट। तो ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिली थी, राइट। और इवन डायरेक्टर को तो पीट भी दिया था, आपको पता होगा इसके बारे में बहुत वीडियो वगैरह इसके वायरल भी हुए थे कि लोगों ने जाकर डायरेक्टर को पीट मारा,
राइट। तो ये सब चीजें हुई थी। तो अगर पब्लिक जो है, अगर कोई कम्युनिटी जो है वो अगर किसी फिल्म को सर्टिफाई करने के बाद अगर वो कंप्लेन करती है, विरोध करती है, तो सरकार के पास वापस पावर होना चाहिए कि इस सर्टिफिकेशन को कैंसिल करने की या रोकने की। तो इसीलिए ये रिविजनल पावर जो है वो वापस लाई जा रही है, या रिविजनरी पावर वापस लाई जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन में लेजिस्लेचर जो है, राइट, वो क्या कर सकती है कुछ मामलों में, वही कैसे मामले की बात करी मैंने, यही इसी प्रकार के इशू में वो क्या कर सकती है, ओवर रूल कर सकती है या फिर नलीफाई कर सकती है किसी जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव डिसीजन को एक एप्रोप्रिएट कानून लाकर। और वही चीज अभी हो रही है कि अभी जो है वो एक कानून लाया जा रहा है, एक बिल लाया जा रहा है, जो बाद में जाकर ऑनरेबल प्रेसिडेंट उस पर एसेंट दे देंगे तो वो कानून बन जाएगा, राइट। तो चलो अब बात करते हैं ये प्रोविजन हम लोग को इस ड्राफ्ट के क्या देखने को मिल रहा है, सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल 2021 के। इसमें रिविजनरी पावर ग्रांट की जा रही है, वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, राइट। इसमें री एग्जामिन किया जाएगा, फिर से चेक किया जाएगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के द्वारा जिस फिल्म को ऑलरेडी सर्टिफाई किया गया है, अगर उससे रिलेटेड कुछ कंप्लेन आती है तो उसको फिर से री एग्जामिन किया जाएगा। सेक्शन 5B क्लॉज 1 जो है गाइस, ये डील करता है फिल्म के सर्टिफिकेशन जो होते हैं, तो उसके प्रिंसिपल से रिलेटेड ये हम लोग को सेक्शन देखने को मिलता है। और ये चीज रिविजनरी पावर जो लाई गई है, राइट, रिविजनरी पावर जो लाई गई है वो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से रिलेटेड हमें देखने को मिल रही है। अब आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर क्या मेंशन है गाइस, तो जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो हम लोग को आर्टिकल 19 में देखने को मिलता है, बट आपको यह भी पता है कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्णता हम लोग को फंडामेंटल राइट्स नहीं देखने को मिलते, पूरी तरह से नहीं देखने को मिलते, इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। अब देखो, आप खुद समझो, फंडामेंटल राइट में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि राइट टू मूव फ्रीली एनीवेयर इन द कंट्री, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है कि आप अपनी कंट्री में कहीं पर भी फ्रीली मूव कर सकते हो। आप राष्ट्रपति भवन जा सकते हो बिना अपॉइंटमेंट के, फ्रीली मूव कर सकते हो, तो आप जा सकते हो क्या? कंट्री के अंदर हमारे कुछ ऐसे फॉरेस्ट है जहां पर ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, जहां पर आप एंटर ही नहीं कर सकते, आपको अलाउ ही नहीं किया जाएगा, वहां पर मतलब पूरे सिक्योरिटी फोर्स रहेंगे जो कि आपको अंदर एंटर करने नहीं देंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस में आपके फंडामेंटल राइट को, कि राइट टू मूव फ्रीली एनीवेयर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो इसको क्या वॉयलेट कर रहे हैं? क्या वहां के अधिकारी आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि जो भी अधिकार जो मिलते हैं, जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, वो एब्सोल्यूट नहीं है, पूरी तरह से नहीं है, इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। और ऐसी ही चीज जो है वो कि फंडामेंटल राइट्स पूरी तरह से एब्सोल्यूट है क्या, कि पूरी तरह से एब्सोल्यूटली एंजॉय करते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया। अब देखो स्टेटमेंट देखना कि सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो एब्सोल्यूटली फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते हैं, ये स्टेटमेंट है। अब लोग इस स्टेटमेंट को देखकर एब्सोल्यूटली पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे और लोग उस स्टेटमेंट को बोलेंगे कि हाँ यार, फंडामेंटल राइट तो सिटीजन, इंडियन सिटीजन एंजॉय करते हैं। वो उनके दिमाग में आएगा कि यार ये चीज जो है वो, ये क्वेश्चन जो है वो फॉरेन सिटीजन और इंडियन सिटीजन के पास जो है वो कौन से राइट्स हैं उससे रिलेटेड बात कर रहा है। बात पकड़े आपने, बात को पकड़ा, समझे आप चीज को। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, एब्सोल्यूटली एंजॉय करते हैं क्या, वो लिखा है। बट स्टूडेंट जो है उन्होंने अगर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए होंगे, एब्सोल्यूटली पर एक वर्ड पर फोकस नहीं किया होगा, तो पूरा आंसर गलत कर देंगे। और ऐसा हुआ है पहले, मेरे ख्याल से यूपीएससी 2017 या 16 में ये क्वेश्चन आया था, सेम ये क्वेश्चन आया था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत किया था। मेरे ख्याल से 2018 था यार, 2018 था शायद, बट स्टूडेंट ने गलत किया था, राइट। और आपको बता दूं कि फंडामेंटल राइट आपने पढ़ा है कि उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ फंडामेंटल राइट आती है। तो इसलिए जब आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें एक एक वर्ड आपको बहुत ध्यान से रखना है, और स्पेशली जब आती है पॉलिटी जैसे इसकी बात, सब्जेक्ट की बात, तो आपको बिल्कुल भी बारीकियां उसकी हर एक चेक करनी है, हर एक बारीकियां देखनी है, तभी आपकी प्रिपरेशन होगी वो बेस्ट होगी, राइट। और ये बिल्कुल आपके सिलेक्शन करने वाली आपकी तैयारी होगी। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत हमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलते, तो इसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की इन्होंने यहाँ पर बात कर दी कि हाँ यार, कि अगर हमने सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया है तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें अगर कुछ कंप्लेन आएगी तो हम जो है वो उसको वापस नहीं ले सकते, डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि आप हर चीज जो है वो दिखा नहीं सकते, क्योंकि जो फिल्म मेकर जो होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, वो बोलते हैं कि हमें तो सच्चाई दिखानी है जो है। अब उस सच्चाई के कारण अगर दंगे हो जाए, अगर हमारी कंट्री के अंदर हमारी कंट्री की इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी को खतरा हो जाए किसी भी प्रकार का उस फिल्म के कारण, उस पर्टिकुलर कंटेंट के कारण, तो ये तो गड़बड़ वाली बात है ना। तो इसलिए ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो ला दिया गया, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर, राइट। तो ये चीज आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। और सेक्शन 6 इसके अंडर जो हम लोग को ये 1952 के सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 का देखने को मिलता है, इसके तहत केंद्र को ऑलरेडी पावर दी हुई है कि केंद्र जो है सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, यानी कि फिल्म के सर्टिफिकेशन से रिलेटेड जो है वो रिकॉर्डिंग, मतलब जो प्रोसीडिंग का जो रिकॉर्ड है वो मंगवा सकती है,
कि फिल्म को जो सर्टिफाई किया है उसमें क्या क्या चीजें जो है वो सर्टिफिकेशन बोर्ड ने जो है वो मेंशन करी है, तो उस रिकॉर्ड को जो है वो केंद्र अपने पास बुलवा सकती है, राइट। और ऑर्डर भी पास कर सकती है उससे रिलेटेड, तो ये ऑलरेडी पावर केंद्र के पास है ही। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अगर सिचुएशन ऐसी आती है तो वो बोर्ड के डिसीजन को रिवर्स करने में भी सक्षम हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो और इसको अभी जो अमेंडमेंट किया जा रहा है उसमें ये चीज को क्लियर किया जा रहा है, कंप्लीटली क्लियर किया जा रहा है, राइट। इसके अलावा सब डिवीजन हम लोग को देखने को मिलता है जो एग्जिस्टिंग यूए कैटेगरी का, वो किया जा रहा है। अब यूए कैटेगरी कौन सी कैटेगरी है गाइस? अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन। आपने मूवी में देखा होगा ना, यूए वाली मूवी है, राइट। तो यूए वाली मूवी को लोग समझते हैं कि यूनिवर्सल मूवी है, राइट, ऐसी बात करते हैं लोग। बट आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो और ए के बारे में तो सभी को पता ही होगा कि जिस मूवी में ए लगा रहता है वो कौन सी होती है, राइट। आई डोंट थिंक कि आपको बताने की मतलब मुझे आपको बताने की आवश्यकता, आपको ऑलरेडी पता होगा, राइट। अडल्ट मूवी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो वो रिस्ट्रिक्शन के साथ आती है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी आगे चल के है। ये पूरे टर्म्स की बात भी यहाँ पर की हुई है, मैं ऐसे ही मजाक के लिए टर्म नहीं बोल रहा हूँ, ये उस टर्म की भी बात की हुई है जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए फॉर सिविल सर्विसेज। आ जाएगा कि मूवी में देखो सिंपल सी चीज आई, कॉमन सी चीज, मूवी सभी लोग देखते हैं, राइट। मूवी में बता दो यूए क्या है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब पढ़ा नहीं होगा तो कहां से बता पाओगे? तो आप पढ़ रहे हो यहां पर तो आपको पता होना चाहिए कि अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, पब्लिक एग्जीबिशन का मतलब पब्लिक को दिखाया जा रहा है अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से, मतलब कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सभी लोग इसको देख सकते हैं। अब ए वाली मूवी जो होती है, एडल्ट वाली मूवी होती है, वो 18+ हमें देखने को मिलती है, मतलब कि उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, राइट, एक कैटेगरी के लिए। अब यही चीज कही गई कि इसके अंदर भी फिल्म में हम लोग को देखने को मिलेगा कि कुछ अमेंडमेंट किए जा रहे हैं जिसमें यूए को अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन को सब डिवाइड किया जा रहा है। किसमें डिवाइड किया जा रहा है? यूए 7+, नाम से समझ में आ रहा है कि मतलब कि 7 साल से ऊपर की उम्र के लोग ही इस मूवी को देख पाएंगे। यूए 13+ से ऊपर की उम्र के लोग इसको देख पाएंगे, और यूए 16+ के ऊपर की उम्र के लोग जो है वो इसे देख पाएंगे। तो ये इस प्रकार से जो है वो सब कैटेगराइज कर दिया गया है। फिल्म की पायरेसी को लेकर भी इस ड्राफ्ट के अंदर मौजूद है। काफी सारे हम लोग को इलीगल डुप्लीकेशन देखने को मिलते हैं सिनेमा हॉल्स के अंदर ही। आपको पता होगा सिनेमा हॉल में ही एक शो ऐसा चलाया जाता है बिल्कुल कि कैमरा बिल्कुल सेट करके कि पूरी चीज जो है वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो में पूरा रिकॉर्ड कर लिया जाता है मूवी का, और शाम तक तो मार्केट में है मूवी, शाम तक मूवी मार्केट में। तो सिनेमा हॉल वाले ऐसे करते हैं, करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, राइट। तो पायरेसी कहां से ओरिजिनेट हो रही है? सिनेमा हॉल से ही। और आज की डेट में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो कि फिल्म की पायरेसी को चेक कर सके, और ये सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 में हमें देखने को मिला था। तो ड्राफ्ट बिल ने प्रपोजल रखा कि सेक्शन 6AA हम लोग डालेंगे जिसमें अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग को प्रोहिबिट किया जा रहा है, बैन किया जा रहा है। पनिशमेंट भी इन्होंने रख दी कि इसमें ये पनिशेबल ऑफेंस होगा पायरेसी, 3 साल तक की सजा, 3 साल तक की जेल। तो सुन लो, मेरे कंटेंट को कोई, पेड कंटेंट को कोई पायरेट मत करना यार, राइट। अब क्या बोलूंगा यार, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए यार। आप लोग ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हो, बहुत उम्मीद थी मुझे कि लोग नहीं करेंगे, बट बहुत लोग करते हैं। तो 3 साल तक की सजा, राइट, और कम से कम 3 लाख रुपए तक का फाइन। और दूसरी बात देखो, कोई भी इंसान अगर इस तरीके से इलीगल तरीके से अगर काम करता है और बोलने के बावजूद काम करता है, तो मुझे नहीं लगता कि सक्सेस मिलेगी। और ये बिल्कुल मैं क्लियरली बाय हार्ट कहता हूं, क्योंकि मेरे को तो ऊपर वाला दिख रहा है यार, क्योंकि मैं जो जिस शिद्दत से और जिस इंटेंशन से काम करता हूं वो ऊपर वाला जानता है, राइट। तो वही चीज है कि कोई देखे ना देखे, गलती आप जो है वो सबसे छुपा लो, बट ऊपर वाले से कैसे छुपाओगे? तो कम से कम 3 लाख, लेस देन 3 lakhs, कम से कम 3 लाख रुपए जो है वो फाइन के तौर पर दिए जाएंगे। 3 साल तक की सजा होगी। और ये जो पैसा है, फाइन जो है, ये उस मूवी के ऑडिटेड प्रोडक्शन कॉस्ट के 5% तक भी जा सकता है। करोड़ों की, 100 करोड़ की मूवी बन जाएगी तो करोड़ों का फाइन लग जाएगा सामने वाले व्यक्ति के ऊपर जो पायरेसी में इन्वॉल्व है। अब आप देखो, ये चीज इसके अंदर शामिल कर दी गई है ड्राफ्ट के अंदर, ठीक है। अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, फाइनल होगा तब आपके लिए बहुत ज्यादा प्रीलिम्स के लिए काम के लिए होगा, मेंस के लिए काम के लिए होगा। बट अभी अगर फाइनल नहीं भी हुआ है तो भी मेंस के लिए आपके पास ये पॉइंट्स होने चाहिए। अब देखो, रिकमेंडेशन जो है वो 2013 में जस्टिस मुकुल मुग्दल कमेटी ने और 2016 में श्याम बेनीगल कमेटी ने भी दिया था, और इसी चीज को जो है वो कंसिडर किया था कि इस प्रकार की पायरेसी को जो है वो रोकना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, आपको याद रखना है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, बताओ ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो CBFC
एक स्टैट्यूटरी बॉडी, या फिर लिख दिया जाएगा कि गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन के थ्रू से बनाया है, बट ये आपको क्लियरली पता होनी चाहिए स्टैट्यूटरी बॉडी। और जो भी बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है मतलब कि पार्लियामेंट उससे रिलेटेड एक कानून बनाती है और उस बॉडी को स्टैब्लिश करती है। तो ये सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के तहत इस सीबीएफसी को स्टैब्लिश किया गया था। इस बोर्ड के अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स और चेयरमैन हमें देखने को मिलते हैं और सभी के सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और सीबीएफसी का हेडक्वार्टर का अगर पूछ लिया जाए तो आपको मुंबई क्लियरली पता होना चाहिए। फिल्म जो पब्लिकली एग्जिबिट होती है इंडिया के अंदर, यानी कि पब्लिक को दिखाई जाती है इंडिया में सिनेमा हॉल में, टीवी में, वो तभी दिखाई जाती है जब उस फिल्म को या फिर उस प्रोग्राम को, उस कंटेंट को सीबीएफसी जो है वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। और एट प्रेजेंट 4 हम लोग को कैटेगरीज सीबीएफसी के सर्टिफिकेट में देखने को मिलती है, यू, यूए, ए एंड एस, राइट। तो यू का मतलब आपको पता है अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, मतलब कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट। अब इसका मतलब यह होता है कि इसमें एक वार्निंग बस दे दी जाती है, राइट, कि जो भी बच्चे 12 साल से कम की उम्र के हैं तो उनके अगर पेरेंट्स चाहेंगे, पेरेंटल डिस्क्रिशन इसमें मेंशन किया है कि उनके पेरेंट्स चाहेंगे तो ही जो है वो उन्हें ये मूवी दिखाई जाएगी, वरना उन्हें मूवी नहीं दिखाई जाएगी। मतलब कि देखो ये वाला क्लॉज भी इसके अंदर आ गया, राइट, कि यूए जो है वो कंप्लीटली अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इसके अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है, एक वार्निंग आ जाती है कि पेरेंटल डिस्क्रिशन के ऊपर, यानी कि उस पर्टिकुलर जो देख रहे हैं 12 साल से कम की उम्र के हैं तो उनके अगर माता पिता के विवेक की आवश्यकता यहां पर रखी गई है। तो ये चीज यहां पर सावधानी में मेंशन करिए अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन के लिए। अब एक ही बात करें रिस्ट्रिक्टेड टू अडल्ट, मतलब कि 18+ वाले लोग ही इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें इसकी एस की, तो एस मतलब कि एनी स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन, ठीक है, एनी स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे कि कोई मतलब जैसे कि मान के चलो कि कोई मूवी है दिव्यांगजन के लिए है, राइट, तो उनके लिए वहां पर मेंशन कर दिया जाएगा कि सिर्फ वो ही जो है वो देख सकते हैं। तो इस टाइप की चीज है। अब देखो यहां पर ये चीज ध्यान में रखना, यू का मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, मतलब कि सभी के लिए अवेलेबल है। यू ए में आता है पेरेंटल विवेक, और यू में सभी के लिए अवेलेबल है, यानी कि उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियरली पता होनी चाहिए। अब सेंसरशिप को लेकर हमारे वही मैंने जो अभी आपको पूरा समझाया रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को लेकर क्लॉज, वो यहां पर लिखा हुआ है कि हमारी कंट्री के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें हम लोग को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारी कंट्री की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, राइट, या फिर हमारी कंट्री के फ्रेंडली रिलेशन किसी फॉरेन कंट्री के साथ अगर खराब हो रहे हो, राइट, या फिर पब्लिक ऑर्डर, या फिर डिसेंसी या मॉरलिटी से रिलेटेड हो, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड हो, या डिफेमेशन से रिलेटेड हो, ऐसा कोई चीज जो है वो प्रस्तुत होती है तो उस पर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है। तो सेंसरशिप का प्रोविजन जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर, जैसे लोग बोलते हैं ना कि इस प्रकार से तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को उल्लंघन हो रहा है। कई बार जैसे प्रोड्यूसर हैं, उस मूवी के डायरेक्टर हैं, वो इस प्रकार से सवाल उठाते हैं कि यार ये तो गलत है, राइट, इस प्रकार से जो किया जा रहा है ये गलत है, ये जो है वो बोर्ड को नहीं करना चाहिए। बट देखो फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। वही चीज जो मैंने आपको समझाई थी वो पूरी की पूरी यहां पर लिखी हुई है। और सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 में ये प्रोविजन जो है, सिमिलर प्रोविजन इसी प्रकार का मेंशन था आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंडर हमें ये देखने को मिलता है। ये था गाइस पूरा वो टॉपिक, होपफुली आपको अच्छे से चीज समझ में आ गई होगी। कल वाला ये पेज आ गया है, कल मैंने आपको जो रिक्यूजल ऑफ मतलब इसके बारे में, जजेस के बारे में बताया था, राइट, तो उसका एक पेज रिपीट हो गया कल के लेक्चर का, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। अब नेक्स्ट अपन टॉपिक की चर्चा करते हैं। डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, नाम से समझ में आना चाहिए, डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। जैसे कि जो बच्चे होते हैं दिव्यांगजन, जो बच्चे हम लोग को देखने को मिलते हैं गाइस, तो अर्ली स्टेज में ही उन्हें जो है वो कुछ व्यवस्था मिल जाए। जैसे कि कई बार कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसको अर्ली स्टेज में अगर प्रॉपरली डायग्नोस नहीं किया जाता है तो वो डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। या फिर बच्चा अगर अर्ली स्टेज में डिसेबल है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि देखो डिसेबल्ड बच्चे जो हैं उनको ट्रीट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा बेचारा चल नहीं पा रहा है और अपने आसपास दूसरे बच्चों को खेलता कूदता देखता है, और छोटा बच्चा है, उसका माइंड जो है वो अभी डेवलपिंग एज में है, और वो अगर दूसरों की तरह एक्टिविटी नहीं करेगा तो अपने आप में ही वो बच्चा कमजोर हो जाएगा। तो ये ऐसे सेंटर हैं जो कि ये सब प्रॉब्लम जो हमारी कंट्री के अंदर है उसको दूर करने से रिलेटेड हमें देखने को मिल रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है 14 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर को। और यहां पर जो छोटे बच्चे, इन्फेंट, बिल्कुल पैदा हुए बच्चे और छोटे बच्चे जो हैं जिन्हें डिसेबिलिटी का रिस्क है, डिसेबिलिटी होने का रिस्क है, या फिर वो डिसेबल हो गए हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये सेंटर लाया गया है। क्लियर है आपको पिक्चर कि सेंटर क्या है, किसके द्वारा लाया गया, कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है और क्या काम है। ये बिल्कुल, ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इतने पॉइंट्स क्लियर है तो आपका टॉपिक 75% क्लियर।
25% बचा है, आपको कुछ उसमें पॉइंट्स डिसेबिलिटी से रिलेटेड लिख दोगे तो मेंस का आंसर बिल्कुल रेडी। प्रीलिम्स के लिए सिर्फ इतनी चीज मैंने आपको बताई, वो काम किया बस। अब देखो डिसेबिलिटी क्या है गाइस, तो ये डिसेबिलिटी एक अम्ब्रेला टर्म है, ये सभी प्रकार की डिसेबिलिटीज में कवर्ड होती है, जैसे इंपेयरमेंट, राइट, कोई मतलब असमर्थता, यानी कि कोई बच्चा जो है वो कुछ चीज कर नहीं पा रहा, कोई पर्सन कुछ चीज नहीं कर पा रहा, कुछ चीज करने में असमर्थ है वो। एक्टिविटी लिमिटेशन, बाधित शारीरिक गतिविधियां, यानी कि उनकी बॉडी जो है वो उन्हें अलाउ नहीं कर रही है कुछ करने के लिए, कोई एक्टिविटी करने के लिए। पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन, वो पब्लिक में, समाज में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, जो दूसरे समाज में लोग कर पा रहे हैं वो व्यक्ति नहीं कर पा रहा, राइट। तो दिस ऑल थिंग्स कम्स अंडर डिसेबिलिटी। इंपेयरमेंट क्या होती है, तो ये एक प्रॉब्लम होती है जिसमें बॉडी फंक्शन या बॉडी का स्ट्रक्चर जो है उसमें प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। एक्टिविटी लिमिटेशन, वही मैंने आपको बताया कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी एक्टिविटी कंडक्ट नहीं कर पा रहा, कोई टास्क जो है वो नहीं कर पा रहा, तो उसको एक्टिविटी लिमिटेशन के अंदर आ जाता है। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ने अडॉप्ट किया है एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन पर्सन विद डिसेबिलिटी का, राइट, जिसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि पर्सन विद ऑल टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी है, और कहा गया है कि सभी, यानी कि सभी प्रकार के जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं और फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं, वो सभी डिसेबल्ड पर्सन जो है वो एंजॉय करें। तो इस चीज की श्योरिटी जो है वो करने पर काम करता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये कन्वेंशन है, ये एग्रीमेंट है यूनाइटेड नेशन की तरफ से कि कंट्री इस एग्रीमेंट को साइन करे और अपनी कंट्री के अंदर ऐसी व्यवस्था करें कि अगर आपकी कंट्री में कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो उसको भी आपको कुछ इस प्रकार से व्यवस्था प्रोवाइड करानी है कि वो नॉर्मल पर्सन, जो नॉर्मल ह्यूमंस के पास जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, फंडामेंटल फ्रीडम्स होते हैं, वो सभी चीज जो है वो एंजॉय कर सके, राइट। मतलब कि डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी उसको बेनिफिट दिया जा सके कि जिससे कि वो सोसाइटी में पार पर, इक्वल पर आ जाए, राइट। जैसे कि आपको पता होगा गाइस कि हमारी सरकार जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड कराती है पर्सन विद डिसेबिलिटीज को। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी डिसेबिलिटी के कारण वो आम जो सोसाइटी है उससे पीछे हो गए हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और इंडिया ने भी गाइस इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को, यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन को रेक्टिफाई किया है, हमने साइन किया, हमने रेक्टिफाई किया, हमारी कंट्री में लागू कर दिया एक कानून को लाकर, जिस कानून को हम लोग बोलते हैं राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, राइट। इस कानून के थ्रू हम लोग वेरियस जो है वो राइट्स, वेरियस अधिकार जो है वो डिसेबल पर्सन को प्रोवाइड कराते हैं। सर्विस जो प्रोवाइड की जाएगी इस सेंटर के अंदर, जो सेंटर हम लोग को ये देखने को मिल रहा है, ये वाला सेंटर जिसकी अभी हमने चर्चा करी, डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, आपको पूरी चीज इस सेंटर से रिलेटेड क्लियर है, राइट। तो इसमें क्या क्या चीज होगी, एक तो छोटा बच्चा जो है उसकी स्क्रीनिंग होगी, जांच होगी, राइट। उसको अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उसे रेफर किया जाएगा एप्रोप्रिएट रिहैबिलिटेटिव केयर के पास, जहां पर उसकी डिसेबिलिटी जो है वो ठीक हो सके, राइट। स्पीच थेरेपी वहां पर उसकी करवाई जाएगी, जैसे कि बच्चों को बोलने में कुछ परेशानी है तो थेरेपी दी जाएगी उसको। ऑक्यूपेशनल थेरेपी उसको कंडक्ट करवाई जाएगी, काउंसलिंग की जाएगी, पेरेंटल काउंसलिंग, उसके पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की दी जाएगी, जिससे कि कैसे स्पेशल अटेंशन बच्चों को प्रोवाइड करना है। फिजियोथेरेपी होगी, राइट, ये हमें देखने को मिलेगी। ट्रेनिंग की जाएगी, पीयर काउंसलिंग होगी, यानी कि आसपास में, यानी कि और दूसरे बच्चों के साथ जो है वो उनका इंटरेक्शन करवाया जाएगा, जिससे कि वो बच्चा जो है वो अपने आप को कमजोर ना समझे, क्योंकि ये स्टेज होती है, बचपन वाली जो स्टेज होती है ना, जिसमें माइंड डेवलप होता है। उसी समय अगर बच्चा अपने आप को पीछे सोच लगे कि यार मैं तो किसी लायक नहीं हूं, दूसरों की तरह मैं नहीं कर पा रहा, तो उसकी रेस्ट ऑफ द लाइफ जो होगी वो बहुत ही डिप्रेसिंग हो जाएगी, राइट। तो ये सब केसेस जब इंडिया में देखने को मिले तो इंडिया ने इस प्रकार के सेंटर जो है वो लाए, अभी शुरू किया। और ये जो सेंटर है गाइस, ये फोकस करेंगे स्कूल रेडीनेस के ऊपर भी, कि डिसेबल्ड पर्सन के लिए, डिसेबल्ड बच्चों के लिए स्कूल रेडी हो, ऐसे स्कूल्स हो जहां पर वो पढ़ाई कर सके, क्योंकि बहुत सारे हमारी कंट्री में स्कूल्स देखने को मिलते हैं कि जहां पर डिसेबल बच्चों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, तो स्कूल रेडीनेस भी प्रोवाइड कराना है। और 2011 के सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री के अंदर 20 लाख से भी ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनमें डिसेबिलिटी हम लोग को देखने को मिलती है, जिनका ग्रुप 0 to 6 ईयर्स का बताया जाता है। विजुअल इंपेयर्ड, हियरिंग इंपेयर्ड, यानी कि आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चलने फिरने में प्रॉब्लम है या दूसरे किसी पर्टिकुलर अंग में प्रॉब्लम है, राइट। और इसका मतलब यह है कि अराउंड 7% बच्चे जो है वो इस ग्रुप के, ये किसी ना किसी प्रकार की डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं, राइट। और बताया यह भी गया है कि ये डिसेबल्ड बच्चों के नंबर जो है वो आने वाले समय में इंक्रीज भी होंगे। और राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंदर भी डिसेबिलिटी पहले साथ ही हुआ करती थी, यानी कि साथ ही मतलब जो डिसेबिलिटी है उनको इंक्लूड किया जाता था, उनमें जो है वो रिजर्वेशन या उनमें बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता था। अब इसको बढ़ाकर 21 कर दिया गया है, राइट। 0 to 6 ईयर्स एक बहुत ही क्रिटिकल फेस होती है, इसमें ब्रेन डेवलप होता है, जैसे मैंने भी आपको बताया। और अर्ली स्टेज पर ही अगर कुछ स्पेशलाइज सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों को, या फिर बच्चे जिन्हें रिस्क है डिसेबिलिटी का, तो उनकी रेस्ट ऑफ द लाइफ जो होगी वो बहुत ही बेस्ट हो सकेगी, राइट। और इसके अलावा
और लेसर इकोनॉमिक बर्डन भी जो है वो हो सकेगा, क्योंकि उनका फ्यूचर जो है वो बेटर बना दिया जाएगा, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलेगी। और दूसरे और इनिशिएटिव हम लोग को डिसेबल्ड के लिए क्या क्या देखने को मिलता है, एक तो ये कानून 2016 का, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। इसमें रिजर्वेशन को भी इंक्रीज कर दिया गया। पहले डिसेबल्ड पर्सन को गवर्नमेंट जॉब में 3% रिजर्वेशन दिया जाता था, इसको बढ़ाकर 4% कर दिया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डिसेबल्ड पर्सन को 3% दिया जाता था, इसको बढ़ाकर 5% कर दिया। पॉइंट टू बी नोटेड, ये रिजर्वेशन कितना किया है ये आपको क्लियरली पता होने चाहिए। इसके अलावा एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन AIC हमें देखने को मिलता है, राइट। इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए एक्सेसिबल एनवायरनमेंट बनाना इसका मेन एम है, कि मतलब कि हमारी कंट्री में हर जगह पर डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं, थिएटर में भी व्यवस्था है, हर जगह पर व्यवस्था बन रही है, राइट। सुलभ शौचालय में भी व्यवस्था बन रही है। तो ऐसे मतलब ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि पब्लिक प्लेसेस में डिसेबल्ड पर्सन की भी एंट्री आराम से हो जाए, वो भी सोसाइटी से अलग अपने आप को ना समझे, उन्हें सोसाइटी में इंक्लूड करना है। तो इंक्लूजन की प्रोसेस है, राइट। अब UDID यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन पोर्टल की बात करें गाइस, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और इसमें एक नेशनल डेटाबेस पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए क्रिएट किया जा रहा है। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है वो सभी के लिए एक यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड जो है वो बनवाई जा रही है। फिर एक दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम भी हमारे यहाँ है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि पैसे जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं NGO को, और NGO जो है वो कुछ स्पेशल स्कूल्स, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, प्री स्कूल, अर्ली इंटरवेंशन, ऐसी व्यवस्था जो है वो डिसेबल्ड पर्सन के लिए करती है। फिर हम लोग को असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड एंड अप्लायंसेस ADIP देखने को मिलता है। इसका मेन एम यह है कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको, जैसे कि जो लोग चल नहीं पा रहे तो उनको कुछ बैसाखी दे देना, व्हील चेयर दे देना, राइट। तो इस प्रकार की, जैसे जिनको सुनाई नहीं दे रहा तो उनके लिए कुछ व्यवस्था करना है। जैसे कि होता है ना कि जिनको कम सुनाई देता है तो उनको कुछ ईयर की मशीन वगैरह प्रोवाइड करा देना, तो ऐसी व्यवस्था उनके लिए कर देना, जिससे कि उनकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी आसान बन सके। और नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, इसमें क्या होता है कि 200 फेलोशिप हर साल जो है वो ग्रांट की जाती है, यानी कि स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि जिससे कि वो हायर एजुकेशन फॉरेन में जाकर भी अचीव कर सके और इंडिया के भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स में अचीव कर सके। इसके अलावा स्कीम ऑफ द नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, सेरिब्रल प्लासी, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटीज, तो इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के लिए भी एक ट्रस्ट जो है वो तैयार किया गया है। अब देखो आपको आने वाले समय में क्या चीज करनी चाहिए, तो स्पेशली रूरल एरियाज पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अर्बन एरियाज पर वेरियस अपॉर्चुनिटी फिर भी डिसेबल पर्सन को मिल जाती है, बट रूरल एरियाज में अभी भी डिसेबल पर्सन के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये चीज आपके मेंस में बिल्कुल क्लियरली रूरल एरिया को टारगेट करते हुए लिखा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा रिसर्च जो है ये पहले 1000 डेज यानी कि बच्चे का पहला जो 1000 दिन होता है उसमें अच्छे से बच्चे के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। कई बार ऐसी हिडन डिसेबिलिटी होती है जैसे अगर टाइम पर पकड़ा नहीं गया तो कुछ समय बाद वो उजागर होती है और फिर बच्चे की जो लाइफ जो है वो रिस्क में हो जाती है। तो इसलिए बच्चे का हेल्दी डेवलपमेंट इंश्योर करना चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है गाइस, बचपन में हल्की सी भी गलती, जैसे कि बच्चे को हल्की सी भी कहीं पर चोट लगती है ना, तो वो भी एक डिसेबिलिटी का रूप ले लेती है आने वाले समय में। तो 1000 डे इज क्रूशियल, वेरी वेरी क्रूशियल फॉर अ चाइल्ड। तो ये चीज आपके मेंस में 1000 डेज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर रखना, ठीक है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको बहुत अच्छे से पूरी चीज बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं और पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। राइजिंग सी लेवल, तो आपको पता ही है कि सी लेवल आज की डेट में बढ़ रहा है। मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूं, क्लाइमेट चेंज के कारण हमें क्या देखने को मिल रहा है, आज की डेट में गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत ज्यादा किया है। ह्यूमंस ने, हम लोगों ने क्या किया है, बहुत यानी कि मतलब बिना सस्टेनेबल तरीके से रिसोर्सेज का उपयोग किया, फॉसिल फ्यूल को बर्न किया, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, न जाने कितने तमाम ग्रीन हाउस गैसेज हम लोगों ने एनवायरमेंट में रिलीज कर दिए, जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण हमारी जो धरती है उसके ऊपर एटमॉस्फेयर पर एक कार्बन की परत जो है वो जम गई है। और ये जो कार्बन की परत हमें देखने को मिल रही है, तो सूर्य से आने वाली जो रेज है, राइट, तो वो अंदर तो आ जा रही हैं सूर्य की किरणें, बट वो वापस नहीं जा पा रही हैं, राइट, वापस नहीं हम लोग को देखने को मिल रही है। रेज अंदर आ जा रही हैं, वापस नहीं जा रही हैं। तो क्या हो रहा है, अब रेज अंदर ही अंदर रहेंगी तो यहां पर क्या हो जा रहा है, यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण प्रॉब्लम क्या आ गई है, आज की डेट में जो आइस शीट्स हम लोग को देखने को मिलती हैं, जो ग्लेशियर्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, आइस शीट्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। अब जब ग्लेशियर मेल्ट होगा, आइस शीट्स मेल्ट होंगी, तो सी लेवल तो इंक्रीज होगा ही होगा। और इससे परेशानी क्या है, इससे प्रॉब्लम क्या है, तो इसके इंक्रीज होने से गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि छोटे छोटे आइलैंड जो है हमारा, जैसे स्पेशली लक्षद्वीप आइलैंड,
ये आने वाले समय में पानी के नीचे चला जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा। सी लेवल बढ़ेगा तो सबमर्ज हो जाएगा ना, और कितने सारे पशुओं को, प्रजातियों को नुकसान पहुंचेगा। और ना ही सिर्फ समुद्री एरिया में ये प्रॉब्लम होगी, बल्कि आज की डेट में टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण काफी सारी ऐसी प्रजातियां हैं वो एक्सटेंट होती जा रही हैं। पता नहीं वाली बात, इन सब चीजों को हमने कवर किया हुआ है। तो ये सब चीजें आपके तब ध्यान में आएगी, जैसे ये मैंने पूरी चीज जो आपको समझाई, पूरी चीज जो बोली, राइट, ये कब आएगी? जब आप चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, राइट, लगातार बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और आपके मेंस का आंसर जब आप लिखेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन देखकर आप पेन चलता रहेगा, पूरे पॉइंट्स आपके क्लियर होते रहेंगे। सिर्फ आप सुनो ध्यान से और रिवाइज करो, रिपीट करो, बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाएगा, आप अपनी पसंदीदा पोस्ट जो है वो हासिल करेंगे। तो देखो, एक स्टडी जो है वो कंडक्ट हुई जिसमें बताया गया कि सी लेवल जो है वो राइज हुआ, लक्षद्वीप आइलैंड के अराउंड सी लेवल जो है वो राइज होता हुआ नजर आया, और उसके पीछे का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्या होगा? एयरपोर्ट अफेक्ट होंगे, रेसिडेंशियल एरिया अफेक्ट होंगे, स्पेशली वो एरियाज जो कि कोस्ट लाइन के पास है। तो कोस्टल एरिया के पास जो लोग रह रहे हैं, जो रेसिडेंट्स हैं, उनको नुकसान होने वाला है। और इंडिया की अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है बताओ, तो लक्षद्वीप आपको पता होना चाहिए। लक्षद्वीप में कितने हम लोग को आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको 36 ध्यान में रखना है कि 36 आइलैंड इसमें है। आर्चीपेलागो क्या होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम लोग आर्चीपेलागो कहते हैं, राइट। तो ये चीज आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस है प्रीलिम्स के लिए, जो आपको बिल्कुल सटीक तरीके से क्लियर होना चाहिए कि लक्षद्वीप सबसे स्मॉलेस्ट यूटी, 36 आइलैंड, बस दैट्स इट। और क्या चाहिए? दो चीज बस आपको फैक्ट याद रखने हैं बस। सी लेवल का राइज, सी लेवल का राइज मतलब कि वर्ल्ड का ओशियन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। किसके कारण? क्लाइमेट चेंज के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तीन प्राइमरी फैक्टर इसके पीछे हैं। थर्मल एक्सपेंशन एक फैक्टर है। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है वो आपको बताऊंगा, विकिपीडिया पे मैंने एक फाइल निकाली थी, बट आगे चल के और बता दूंगा। सिंपल सी चीज अभी मैं आपको बताता हूं। थर्मल एक्सपेंशन इज द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू चेंज इट्स शेप, एरिया, वॉल्यूम एंड डेंसिटी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन टेम्परेचर। तो जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है तो उसमें क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर कोई एरिया जो है उसमें चेंजेस आते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्सप्रेशन, राइट, या एक्सपेंशन हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, किसी चीज का शेप जो है वो चेंज हो रहा है। तो ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो ग्लेशियर का शेप चेंज होगा। समुद्र जो है जिसका लेवल जो है वो टेम्परेचर के कारण यानी कि मेल्टिंग के कारण जो है वो इंक्रीज होगा, तो समुद्र का लेवल इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन, राइट। गर्मी के कारण समुद्र जो है वो एक्सपेंड करता है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहा है, राइट। और ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका में मौजूद जो आइस शीट्स हैं, वहां पर आइस क्यूब्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं कि जो वहां पर समुद्र में मौजूद हैं, तो वो मेल्ट हो रहे हैं। वो मेल्ट होंगे तो सी लेवल तो इंक्रीज होगा ही होगा ना। अगर अच्छा, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं, बेहतरीन से आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। आप मुझे ये बताओ कि ये चीज आपसे आएगी, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि आज की डेट में क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है। ये आप लोग को एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया, ठीक है। अब आप ये मान के चलो कि ये बॉक्स जो है वो क्या है, अर्थ है, धरती है, ठीक है, धरती है। ये बॉक्स का टुकड़ा जो है वो मान के चलो आइस शीट है, ठीक है, आइस शीट। अब ग्लेशियर से मेल्ट होकर ये आइस का क्यूब जो है यानी कि आइस शीट जो है वो नीचे पानी में गिर गई। मेरा आपसे सवाल है, ये मेल्ट होगी तो सी लेवल कितना राइज होगा? कितना राइज होगा सी लेवल ये मेल्ट होगी तो, राइट। क्या ये मेल्ट, मेरा पहला ऑप्शन है कि ये मेल्ट होगी तो जितना इसका जो मास है, राइट, जितना इसका मास है, वॉल्यूम है, उसके अकॉर्डिंग सी लेवल राइज हो जाएगा। सेकंड, राइज नहीं होगा। थर्ड, हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है। चौथा, पता नहीं भाई, बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताओ, राइट, बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है, और ये चीज पता है पर्सनालिटी टेस्ट में भी आपसे पूछी जा सकती है। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप सब कुछ बता पाओगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की दवा है एनसीईआरटी। आप चाहें तो एनसीईआरटी के सेल्फ स्टडी कम टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको पता करना है तो मुझे मैसेज कर देना इस नंबर पर, एनसीईआरटी प्रोग्राम लिखकर, मैं आपको डिटेल दे दूंगा। हमारा एनसीईआरटी कम टेस्ट सीरीज का भी एक प्रोग्राम चलता है, राइट। तो उसको तो बहुत लोग ज्वाइन करते हैं, यानी कि उसके तो लोग दीवाने हैं। पिछले साल तो मैं बता रहा हूं ना कि लोगों को मजा आ गया था उस प्रोग्राम में, तो आपको भी मजा आ जाएगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसकी डिटेल मैं आपको दे दूंगा, मुझे मैसेज कर देना। अब इसका मैं आपको आंसर बताता हूं, कुछ नहीं होगा। जितना सी लेवल है उतना का उतना ही रहेगा। तो मैं इसलिए इस आर्टिकल के अंदर ये वाली जो चीज मेंशन है ना आइस शीट को लेकर, मैं इसको नकारता हूं, मैं इसको खारिज करता हूं अकॉर्डिंग टू जीसी लियोंग एंड अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट। क्योंकि जीसी लियोंग चाचा ने मुझे बताया हुआ है कि
यहां पर जैसे ही आइस क्यूब इसके अंदर मौजूद होगा तो ऑलरेडी इसने क्या किया, इस क्यूब ने, बात को समझना मेरी बहुत ध्यान से, आपको पूरी चीज पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये पानी है, ठीक है, पानी था, ठीक है, पानी था, मैंने क्यूब को डाला, क्यूब को डालते सही थोड़ा सा पानी ऊपर हो गया, क्यूब को डालते सही थोड़ा सा पानी ऊपर हो गया। अब मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्यूब ये मेल्ट होगा तो क्या होगा, ये मैंने क्यूब, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने क्यूब को मेल्ट कर दिया, कुछ नहीं होगा एज इट इज, क्योंकि जो होना था पहले ही हो गया, जो वॉल्यूम, अब देखो इस जगह पर पहले इस खाली जगह पर पानी था, मैंने क्यूब को डाल दिया, इस पानी की जगह किसने घेर ली, क्यूब ने घेर ली, तो जब मैंने डालूंगा तो हल्का सा ये ऊपर इंक्रीज हो जाएगा, तो चेंज ऑलरेडी हो गया, डालते सही थी, उसके बाद कुछ चेंज नहीं होना, तो मैंने इस चीज को खारिज कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सी लेवल के ऊपर, राइट। ये कॉन्सेप्ट होते हैं जो यूपीएससी आपसे पूछेगी। और देखो आप इस आर्टिकल के अंदर गलत लिखा हुआ है, बट आप हो ज्योग्राफी के स्टूडेंट, आप उस चीज को बिल्कुल क्लियर कर पाओगे, ज्योग्राफी छोड़ो यूपीएससी के स्टूडेंट हो, आप इस चीज को करेक्ट करके आओगे, क्योंकि ये होते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये वाले कॉन्सेप्ट नहीं सिर्फ जीसी ले होंगे, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे, राइट। चलो आगे की बात करते हैं। सी लेवल जो है वो प्राइमरली मेजर किया जाता है टाइड स्टेशंस के थ्रू, सैटेलाइट लेजर एलिमीटर्स के थ्रू, एल्टीमीटर्स के थ्रू, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तीन प्राइमरी फैक्टर्स इसके पीछे हम लोग को देखने को मिलते हैं। थर्मल एक्सपेंशन, तो वाटर जब गर्म होता है, वाटर जब हीट होता है तो वो एक्सपेंड होता है, राइट। और हाफ ऑफ सी लेवल राइज जो होता है, बताया गया कि पिछले 25 सालों में वो इसी के कारण हुआ, हमें देखने को मिला कि ओशियन का स्पेस जो है वो और बढ़ता गया, राइट, हीटिंग के कारण, गर्मी के कारण। और ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट हुए, तो ये तो बिल्कुल मैं सही कह सकता हूं कि ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो वो टुकड़ा जो है वो गिर जाएगा पानी के अंदर, राइट। टुकड़ा जो है वो पानी के अंदर गिरेगा ग्लेशियर से, तब पानी का लेवल जो है वो इंक्रीज उसी समय एट ए टाइम हो जाएगा। फिर वो आइस क्यूब, आइस शीट मेल्ट होती है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना, राइट, क्योंकि उसने वॉल्यूम तो ऑलरेडी जो है वो गेन कर लिया ना वहां का। और इसके अलावा यही सब चीजें होती हैं जो कि एक इंबैलेंस जो है वो क्रिएट करती हैं। इसके अलावा ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की जो आइस शीट है उसका जो लॉस हो रहा है, तो मैं इसको मानता ही नहीं हूं, राइट। शायद मेरे ख्याल से यहां पर लिखा होगा, अपन इसको पढ़ लेते हैं तो शायद चीजें सही समझ में आ जाएगी कि एज विथ माउंटेन ग्लेशियर इंक्रीज्ड हीट इज कॉजिंग मैसिव आइस शीट दैट कवर ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका टू मेल्ट मोर क्विकली। बिल्कुल सही है, मेल्ट होंगी ये ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका जो है वो उसमें मौजूद, जमीन पर मौजूद जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि माउंटेन ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होंगे, माउंटेन में ग्लेशियर मेल्ट होंगे। एंड ऑल्सो मूव मोर क्विकली इनटू द सी। हाँ ठीक है, एक तरह से हम ये कहें तो ठीक है, क्योंकि माउंटेन से ग्लेशियर जो है वो समुद्र पर गिरेगा, राइट। अब जब माउंटेन से ग्लेशियर समुद्र पर गिरा है, मतलब कि ये ग्लेशियर समुद्र पर तो है ही नहीं, ये ग्लेशियर तो एक कहां पर है, एक जमीन पर है, और वहां से जब ये गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मेल्ट, जब गिरेगा तब सी लेवल इंक्रीज होगा गाइस। बट आइस शीट जब मेल्ट होंगी, आइस शीट तो ऑलरेडी समुद्र में होती है, तो फिर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखो अच्छे से। और रेट क्या हमारे पास सी लेवल राइज का देखने को मिल रहा है, तो एवरेज तौर पर बताया गया कि 1880 से 2015 के पीरियड में 8.9 इंच, ये आंकड़ा चाहो तो लिख लो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का टॉपिक एक ऐसा है जो कि मेंस में 100% आएगा, तो लिख लो कहीं पर। आंकड़े हमेशा लिख लेने चाहिए और उसी जगह पर लिखने चाहिए जिस जगह पर आपने अपने जीएस के नोट्स बनाए। अगर अभी तक जीएस के नोट्स नहीं बनाए तो थोड़ा बनाना शुरू करो। हर एक टॉपिक के आपके पास नोट्स होने चाहिए, फ्री पेजेस वाले नोट्स होने चाहिए, या फिर आप जिस बुक को रेफर कर रहे हो ना, और उसी बुक को खोलो, जैसे कि उसी बुक में आपका ये क्लाइमेट चेंज का टॉपिक जहां पर भी होगा, उस बुक को खोलो और खोलकर वहीं पर ही लिख दो, जैसे कि आप अगली बार बुक पढ़ोगे तो वहीं के वहीं आपको फैक्ट भी जो है वो पता लग जाएगा, राइट। जैसे कि आपके करंट अफेयर्स, फैक्ट और हर चीज, मतलब करंट अफेयर, फैक्ट और कॉन्सेप्ट ये आ गए सामने, तो एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोकेगा। और पिछले 2700 सालों में जितनी तेजी से सी लेवल इंक्रीज नहीं हुआ था, उतनी तेजी से मात्र 1880 से लेकर 2015 के बीच में देखने को मिला। 8.9 इंचेस सी लेवल में बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है गाइस, इसने एक स्पेशल रिपोर्ट रिलीज करी है, ओशियन और क्रायोस्फीयर इन अ चेंजिंग क्लाइमेट 2019 की ये रिपोर्ट थी, जिसने यही सब चीजों के बारे में मेंशन किया था कि किस प्रकार से तेजी से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सी लेवल राइज हो रहा है। अब एक चीज और ध्यान में रखना, हर जगह पर सी लेवल का राइज होता है वो हम लोग को नहीं देखने को मिलता, एक समान नहीं देखने को मिलता। जैसे कि जो रीजनल एरिया जो होते हैं ना, रीजनल सी लेवल राइज, जैसे कि हमारी कंट्री है, ठीक है, हमारी कंट्री में कहीं पर बाढ़ आ गई, किसके कारण, पानी के कारण, यानी मतलब नदी के कारण, बाढ़ तो पानी के कारण ही आएगी, किसी नदी के कारण, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये नदी जो है वो अगर कोस्टल एरिया पर आ गई, क्योंकि नदी तो ऑब्वियस सी बात है कि समुद्र के साथ अटैच होती है, नदी का पानी समुद्र में जाता ही जाता है। अब कहीं पर बाढ़ आ गई एकदम से, या कुछ भी, कोई भी मूवमेंट हुआ, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हुई जिसके कारण एकदम से पानी का फ्लो जो है वो इंक्रीज हुआ
और बाढ़ आई और उसके कारण हमें क्या देखने को मिला कि इस क्षेत्र पर मतलब ये नदी का पानी जो है वो समुद्र से मिला और समुद्र का लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया। तो हमने क्या देखा कि ओवरऑल जो पूरे दुनिया भर का जो ग्लोबल सी लेवल राइज जो है वो उतना नहीं हुआ जितना कि इंडिया के पास में फ्लड के कारण हो गया, राइट। तो ये भी वजह होती है कि रीजनल सी लेवल राइज जो है और ग्लोबल सी लेवल राइज जो है उसमें हम लोग को डिफरेंशिएशन देखने को मिलते हैं, राइट। सी लेवल राइज के कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं, तो कोस्टल फ्लडिंग, वही चीजों में भी आपको एक्सप्लेन कर रहा था। तो 8 हम लोग को पूरे दुनिया भर की 10 लार्जेस्ट सिटी में से 8 ऐसी देखने को मिलती है जो कि कोस्ट के नजदीक है और कोस्टल फ्लडिंग का उनको बहुत ज्यादा खतरा है। इसके अलावा कोस्टल बायोडाइवर्सिटी पर नुकसान पहुंच रहा है, यानी कि कोस्टल एरिया पर रहने वाले जीव जंतु प्राणी, ह्यूमंस इंक्लूडिंग, तो उनको बड़ा नुकसान जो है वो पहुंच रहा है। वहां की मिट्टी को जो है वो नुकसान पहुंच रहा है। कई बार हम देखते हैं कि समुद्र का जो खारा पानी जो होता है वो मिट्टी के पास आ जाता है, यानी कि वहां पर मौजूद जो एग्रीकल्चरल लैंड है वहां पर आ जाता है और सैलिन या सैलिनिटी के कारण वहां की मिट्टी जो है वो खराब हो जाती है, जमीन भी बंजर हो जाती है, लैंड डिग्रेडेशन हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। इसके अलावा डेंजरस स्टॉर्म सर्जेस, यानी कि जिस क्षेत्र पर हम लोग देख रहे हैं कि वहां पर ऑलरेडी कोस्टल एरिया वाला क्षेत्र है और वहां पर अगर सी लेवल इंक्रीज हो जाए तो वहां पर फ्लड जो है या फिर स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, हुरिकेन्स, टाइफून, इनका बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है, राइट। डेवास्टेशन इनके कारण बढ़ जाता है, राइट। इसके अलावा लैटरल और इनलैंड माइग्रेशन हमें देखने को मिलता है, राइट, कि लोग जो है वो किस एरिया पर चले जाते हैं, हायर ग्राउंड पर चले जाते हैं। जैसे कि किसी लोअर ग्राउंड पर लोग हैं तो वो हायर ग्राउंड की तरफ मूव कर जाएंगे। अब हायर ग्राउंड पर रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल, जैसे कि किसी एरिया पर कोई कम्युनिटी रह रही है, वो नहीं चाहेगी कि वहां पर और दूसरे आउटसाइडर जो है वो आ जाए, राइट। जैसे कि हम देखते ही हैं, जैसे बेंगलुरु सिटी के अंदर जो बेंगलुरु के जो लोग हैं, वहां के जो नेटिव है, वो कितने परेशान है कि आउटसाइडर्स आकर यहाँ पर उनकी जॉब छीन रहे हैं। कितना तो विवाद हमें देखने को मिला। कुछ समय पहले गुड़गांव पे भी विवाद शुरू हुआ था हरियाणा के अंदर, तो उन्होंने बोला था कि हम आउटसाइडर्स को यहाँ पर वो नहीं देंगे, जॉब नहीं देंगे। तो ऐसी चीजें चल रही थी, याद है आपको? ये सब रिजर्वेशन भी हम लोग को देखने को मिला था कि स्टेट जो है वो जॉब पर रिजर्वेशन लगा रही थी स्टेट वाइज, की स्टेट्स के नेटिव को ही वहीं की मतलब जॉब्स मिलेगी। तो ऐसी चीजें देखने को मिल रही थी, तो कोई पसंद नहीं करता। तो ये सब चीजें यहाँ पर आ रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है, जैसे कि इंटरनेट का एक्सेस जो है वो एरिया पर नहीं मिल पाएगा, राइट। इनलैंड लाइफ जो है उसको नुकसान पहुंच रहा है, वहां पर सॉइल जो है, मिट्टी जो है वो खराब हो रही है, वहां के जो लोग हैं उनके लाइवलीहुड पर नुकसान पहुंच रहा है, राइट। तो ये सब चीजें यहाँ पर बताई जा रही है। टूरिज्म और मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। सी लेवल राइज के कारण ये नुकसान पहुंच रहा है, टूरिज्म को नुकसान पहुंच रहा है, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस हम लोग को वहां पर देखने को मिल रही है। तो ये नेगेटिवली इम्फेक्ट अफेक्ट जो है वो कर रहा है, राइट। और क्या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए सी लेवल राइज को मतलब टैकल करने के लिए? तो रीलोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, राइट। सबसे पहली चीज तो आपको तो पता है कि क्लाइमेट चेंज का असर कभी भी एकदम से विशाल रूप में देखने को मिल सकता है, तो पहले से व्यवस्था करके रखो। कैसी व्यवस्था करनी है आपको? जो है वो अपने ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है कि वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, निवासी जो है, उसको आप शिफ्ट कर लो, राइट। जैसे कि किया किरीबाती आइलैंड ने प्लान कर दिया है कि वो फिजी में जो है वो शिफ्ट कर देंगे, राइट। इसके अलावा कैपिटल जो इंडोनेशिया की है वो रिलोकेट हो रही है, राइट, जकार्ता से बोर्नियो में, राइट। तो ये सब चीजें सी लेवल राइज के कारण ही हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके अलावा सी वॉल बिल्ड कर दो, एक समुद्र पर दीवार जो है वो उसका निर्माण कर दो। ये ऑलरेडी हो चुका है। जायंट सी वॉल या फिर जायंट गरुदा हम लोग को देखने को मिल चुकी है 2014 में, राइट। तो ये एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है, कोस्टल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो इंडोनेशिया सरकार ने लॉन्च किया। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताओ कि किस पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा सी लेवल से निपटने के लिए या सी लेवल या क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम से निपटने के लिए उन्होंने एक कोस्टल वॉल जो है वो उसका निर्माण किया, जिसे जायंट गरुदा या गरुड़ जो है वो नाम दिया, विशालकाय गरुड़ या फिर विशाल समुद्री दीवार जो है वो नाम दिया। तो ये है इंडोनेशिया। आपको ये फैक्ट पता हो जाना चाहिए। बिल्डिंग एनक्लोजर्स, रिसर्चर जो है उन्होंने प्रपोजल रखा नॉर्थ यूरोपियन एनक्लोजर डैम का। अभी नीड डैम हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, जो कि हम लोग को नॉर्थ सी पर देखने को मिल रहा है। पूरे के पूरे नॉर्थ सी को जो है वो कवर किया जा रहा है। इसमें 15 नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज जो है वो मतलब सी लेवल जो राइज हो रहे हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने में ये डैम जो है वो मदद करेगा। नीड पर्शियन गल्फ, मेडिटेरेनियन सी, बाल्टिक सी, आयरिश सी, रेड सी, इनको भी आइडेंटिफाई किया गया है कि एक ऐसे एरिया है जिनको इसी प्रकार से मेगा इनक्लोजर का बेनिफिट मिल सकता है, राइट। इसके अलावा आर्किटेक्चर तैयार किया जाए जिससे कि पानी वगैरह जो है वो निकल जाए, मतलब फ्लो हम लोग को पानी का देखने को मिल सके। रेगुलेट किया जाए पानी के फ्लो को, कहीं पे अटके ना। तो प्रॉपर हम लोग को बैरियर्स बनाने हैं, ड्रेनेज बनाने हैं। डच सिटी रॉटरडैम ने ये सब चीजें बिल्डअप करी। इनोवेटिव आर्किटेक्चरल फीचर्स ये लेकर आए, जैसे कि वाटर स्क्वायर ये लेकर आए, जैसे कि टेम्पररी पॉन्ड्स
के तौर पर ये देखे जा रहे हैं कि अगर एकदम से पानी बढ़ जाता है तो कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि उस सिटी के अंदर पानी जो है वो भरा ना रहे, राइट, पूरा पानी जो है वो निकल जाए, रिलीज हो जाए, दूसरी जगह चले जाए, जिससे कि वहां के लोग जो है वो खतरे में ना पड़े, राइट। और इंडिया जो है गाइस वो काफी वल्नरेबिलिटी में हम लोग को देखने को मिल रही है। हमारी जो कोस्ट लाइन है 7516 किलोमीटर की, रट लो 7516 किलोमीटर की लंबी हमारी तटरेखा है, कोस्टल लाइन हमें देखने को मिलती है, जिसमें 5422 किलोमीटर की मुख्य भूमि पर ये स्थित हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये मेन लैंड पर है, राइट, कोस्ट लाइन। और 2094 किलोमीटर की हम लोग को आइलैंड देखने को मिलते हैं, और ये 9 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में ये पूरे डिवाइडेड हम लोग को नजर आ रहे हैं। तो ये चीज आपको, ये फैक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और हमारी कंट्री का जो ट्रेड होता है, राइट, तो 90% इन्हीं कोस्ट लाइन के ऊपर हमारी कंट्री का ट्रेड डिपेंडेंट है। और इसमें हम लोग को 3331 कोस्टल विलेजेस देखने को मिलते हैं और 1382 आइलैंड इसमें हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये सब फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। और इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने कोस्टल रेगुलेशन जोन लेकर आई है। हम लोगों ने कोस्टल एरिया जो हमारे समुद्र के हैं, बे के हैं, क्रीक के हैं, नदियों के हैं, बैक वाटर्स के हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि टाइड से इन्फ्लुएंस रहते हैं। तो हमने 500 मीटर हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन के बीच में 500 मीटर का हम लोगों ने गैप रखा है, जिससे कि उस क्षेत्र को हम लोगों ने कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है वो 1991 में डिक्लेयर कर दी कि मतलब कि उस क्षेत्र में कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं होगी और उस पर प्रॉपर निगरानी रखी जाएगी, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिला। और लेटेस्ट रेगुलेशन जो है वो जो सी लेवल जो राइज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो उसको भी कंसिडर किया गया, राइट। तो उस पर भी हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज हमारा है, जैसे 2008 में हम लोग लेकर आए, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये लॉन्च किया गया। मेन एम ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करना है, राइट। रिप्रेजेंटेटिव जो पब्लिक के हैं, डिफरेंट एजेंसीज के, गवर्नमेंट के, साइंटिस्ट को, इंडस्ट्री को, और जो कम्युनिटी जो है जो क्लाइमेट चेंज के कारण खतरे में हम लोग को देखने को मिल रही है, तो उनको अवेयर करना है अबाउट क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट चेंज से होने वाले क्या परिणाम हम लोग को देखने को मिलेंगे उसके बारे में, राइट। इसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट गाइस प्रोवाइड कराता है क्लियर विजन, जिसके थ्रू ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट किया जा सकता है। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करेंगे, राइट, पेरिस एग्रीमेंट 2015 का याद है ना, तो जिसके तहत कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग को हमें 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने नहीं देना है, राइट। तो ये वाली चीज हमें लोग को देखने को मिली है। तो आपको जो है वो अपने जो टारगेट्स हैं कंट्री के, राइट, तो उसको जो है वो कंट्री को तय करना है और ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करना है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर लोगे तो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट जो है वो नहीं दिखेगा, सी लेवल राइज जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और दूसरे और स्टेप्स की बात करेंगे तो फॉसिल फ्यूल को क्लीन ऑल्टरनेटिव में शिफ्ट हो जाओ, जैसे कि आज की डेट में हम कर ही रहे हैं कि हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे करके, सोलर टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा कार्बन टैक्सेस लागू कर दिया जाए, जैसे कि इंडस्ट्रीज के ऊपर, जो इंडस्ट्री ज्यादा फॉसिल फ्यूल वगैरह का उपयोग करती है, एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही है, तो उसके ऊपर कार्बन टैक्स लगा दो। और जो भी इंडस्ट्री कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने पर काम कर रही है उसको सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करा दो, जिससे कि वो और मोटिवेट होकर और ज्यादा तरीके से इस पर काम करे। कार्बन स्क्यूस्ट्रेशन, राइट, तो ये जियो इंजीनियरिंग के थ्रू, नेचुरल मेथड के थ्रू कार्बन कैप्चर पर काम करो, राइट, कार्बन को रोकने पर काम करो, एफॉरेस्टेशन करो, डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करो, राइट। तो इस पर काम करना है। और रिसर्च जो है उस पर उसको सब्सिडाइज प्रोवाइड करने की, सब्सिडी दो रिसर्च के ऊपर कि ज्यादा से ज्यादा हमारी कंट्री के अंदर क्लाइमेट चेंज पर रिसर्च हो, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। इस पर अगर काम किया जाएगा तो कंट्रोल किया जा सकता है सी लेवल राइज को। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें से मैं बात बता रहा हूं आपको, जो पूरी चीज मैंने आपको समझाई है इसका 50% भी आप लिख दोगे तो मेंस में तो मजा आ जाएगा, आपके आंसर बेहतरीन आंसर आपका बन जाएगा। क्लाइमेट चेंज और एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड तो डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही आना है। और ये वाला जो पेज है ये रिपीट हो गया है। और बाकी गाइज आज थोड़ा सा ज्यादा हो गया है लेक्चर, और मैं अब आपको आने वाले जो टॉपिक यानी कि इसके 2 टॉपिक्स अपने बच गए आज के लेक्चर के, वो मैं आपके कल के लेक्चर में कंटिन्यू करा दूंगा। और पीडीएफ जो है वो उसकी आपको आज ही मिल जाएगी, हैंडआउट में आज ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बट लेक्चर जो है वो उसका यानी कि वीडियो जो है एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आपको कल दे दूंगा, ठीक है। लेट हो गया हूं क्योंकि आज मैं, तो सॉरी उसके लिए माफी चाहता हूं। और देखो एक चीज बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर रखो, आपका कोई भी टॉपिक, नॉट इवन अ सिंगल टॉपिक आपका छूटेगा, क्योंकि यहाँ पर छोड़ने वाली पॉलिसी होती नहीं है। मैं आपके हर एक टॉपिक जो है वो अच्छे से कवर कराता हूं और मैं आपकी सिलेक्शन को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर देता हूं, यानी कि सिलेक्शन की तरफ आपको ले जाता हूं, राइट। बट मेहनत आपको करनी है, आप जैसा मैं गाइड कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। और जो रेगुलर व्यूअर्स है मेरे वो जानते ही हैं, और जो अभी अभी नए नए जुड़े हैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप देख लो गाइस, प्रूफ आपको मिल जाएंगे
राइट, कि मैं जो आपकी तैयारी कराता हूँ सिविल सर्विसेज के अकॉर्डिंग तैयारी कराता हूँ। अभी जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो 2020 में हुआ था यूपीएससी का, यूपी पीसीएस का भी एग्जाम हुआ था, पंजाब पीसीएस का भी एग्जाम हुआ था, तो आप क्वेश्चन पेपर का मैंने वहां पर दिखाया हुआ है कि मैं जो आपको चीजें पढ़ाता हूँ उसी से रिलेटेड आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और इनडायरेक्ट में भी अगर आप लेक्चर को कंटिन्यू सुन रहे हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हो, क्योंकि देखो सीधी सीधी चीज तो कोई भी सिविल सर्विसेज पूछेगी नहीं, राइट, कुछ ना कुछ चीज घुमा फिरा के पूछेगी। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी चीज कितने भी घुमा फिरा के पूछी जाए आप उसका आंसर दे ही दोगे। तो चलो इसी के साथ मैं आज एंड करता हूं और मैं आपको बता देता हूं गाइस कि पॉलिटी का कोर्स हमारा अवेलेबल है और ये पूरी चीज जो यहाँ पर लिखी हुई है ये पूरी की पूरी आपको मिलेगी। श्योरिटी है, एक तो हर एक कोर्स वीडियो लेक्चर वाले होते हैं, आपको स्टडी मटेरियल पूरा मिलता है, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं, पूरा सिलेबस कवर करवाया जाता है सिविल सर्विसेज के पैटर्न के अकॉर्डिंग, और दैट इज फॉर श्योर। मतलब कि कोर्स लेने के बाद आपको कोई और मतलब इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ उसको बार बार रिवाइज करना है, सिलेक्शन आपका पक्का है। और बाकी फिर एनवायरमेंट का ऐसा कोर्स है हमारे पास, इकोनॉमिक्स का ही ऐसे ही कोर्स है सेम, और इसके अलावा सीसेट का कोर्स अवेलेबल है, हिस्ट्री का पूरा कोर्स अवेलेबल है, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यूपीएससी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, प्लस हमारे पास करंट अफेयर्स के लिए अब आपको नोट्स वगैरह नहीं बनाने, मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में डेली लेक्चर्स की आपको पीडीएफ दी जाती है, हैंड आउट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, संडे वाले दिन जो है वो आपको रिवीजन करने के लिए कंपाइलेशन दिया जाता है और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है रिवीजन करने के लिए। तो देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था, जिस दिन लेक्चर सुन रहे हो पहले ही दिन आपको जो हैंडआउट दिए जाएंगे तुरंत उसी से रिवाइज कर लो, पहली रीडिंग आपकी हो गई। फिर आपको एक हफ्ते बाद 7 दिन बाद जो है वो आपको मैं रिवीजन करने के लिए कंपाइलेशन देता हूं, दूसरी रीडिंग आपकी हो गई, और फिर मंथली मैगजीन देता हूं, तीसरी रीडिंग आपकी हो गई। तो आपने एक टॉपिक को 3 बार पढ़ लिया है, वैसे अगर कहा जाए तो 4 बार टोटल, अभी लेक्चर सुन रहे हो तो भी कवर कर ही रहे हो, टोटल 4 बार। तो इतना आप कर लोगे तो कौन कैसे भूलोगे किसी टॉपिक को, एग्जाम में 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन मार्क करके आओगे। और इसलिए मैं इसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको मटेरियल डिलीवर करता हूं। बट हाँ, अगर मैं डिलीवर कर रहा हूं तो मेरी तरफ से पूरी शिद्दत के साथ काम हुआ है, फिर आपको करना है, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज को पूरी करना। कंटेंट में दूंगा, मटेरियल में दूंगा, बट करने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है। तो 100 रुपीज पर मंथ की इसकी फीस है, और बाकी 12 महीने की अगर आप एडवांस फी देते हैं तो एक आपको यानी कि 100 रुपए पर मंथ, 12 महीने के हिसाब से 1200 रुपए। तो इसमें आपको एक बेनिफिट ये मिलता है, यानी कि पूरे यानी कि 2021 की जनवरी से लेकर दिसंबर का ऑफर आप ये लेते हैं तो आपको एमसीक्यू जो है वो फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। एमसीक्यू का अलग से चार्ज नहीं है, बट अगर आप एमसीक्यू का अलग से लेना चाहते हैं, सिर्फ एमसीक्यू वगैरह को भी, राइट, और करंट अफेयर्स या एमसीक्यू को अगर आप 12 मंथ के हिसाब से नहीं लेना चाहते, आप पर मंथ के हिसाब से लेना चाहते हैं, तो उसकी भी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। और कोई भी समस्या आ रही है तो मेरा ये नंबर नीचे दिया हुआ है, इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। तो चलो अब मैं मिलूंगा आपसे गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।